अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल मैदान वफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। खाकस्तर जो हुई हूँ आज मैं तो साईं, सारा कसूर तो आपका भी नहीं था। मोहब्बत लफ्ज़ सुनने में कितना मीठा लगता है ना, मगर हकीकत उसके मुतज़ाद है। ये जितनी मीठी है उतना ही दर्द देती है। उसने तो अभी ये सफ़र शुरू भी नहीं किया था। जहर और अमृत का फैसला तब होता है जब इजहार इश्क किया जाए। बस वो ये जानती थी कि वो किसी एक शख्स की दीवानी है। उसने आखिर कई रत जगहों के बाद ये फैसला किया कि वो आज दिल में कोई बात भी छुपाएगी नहीं, कह डालेगी। शायद उसे खोने का एहसास बढ़ने लगा था। दिल बहुत ज़्यादा बेकरार होता और आंखें बरसने लगतीं। आज मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, अपना हाल दिल आपके सामने बयान कर दूंगी। फिर ख्वाह आप कुछ भी फैसला कर लें, मुझे वो मंजूर होगा। एक नज़र खुद पर डालती वो दिल ही दिल में उस शख्स से मुखातिब थी जिसे ना जाने कब से चाहती थी। उसे बस मालूम था तो ये कि वो जब से उसे पहली मर्तबा मिली थी तो मोहब्बत करने लगी थी। ये एक कुदरती अमल है। इंसान उसके सामने खुद को बेबस महसूस करता है। वो सारे मनफी ख्यालात झटकते हुए नफ़ी में सर हिला गई। काजल की एक लकीर अपनी आंखों में खींचकर उसने आहिस्तगी से पलकें उठाकर अपने सुनहरी चेहरे को देखा। आज तो चमक मजीद बढ़ी हुई थी। सूरज की पहली किरण जैसी चमक चेहरे पर लिए वो बहुमसा मुस्कुराई और सर झुका गई। हाथ बढ़ाकर ड्रेसिंग पर पड़ी, सुर्ख लिपस्टिक उठाई, मगर यकदम से किसी की निगाहों के पर्दे पर एक बचपन की याद आकर फिल्म की मानित चलने लगी। सुनहरी रंगत पे गुलाबी होंठ ही अच्छे लगते हैं, इन्हें रंगने की ज़रूरत ही क्या थी? और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र कहाँ है ये लिपस्टिक वगैरह इस्तेमाल करने की? वो हाथ में कैमरा थामे उसकी तस्वीर लेते हुए जब उसके पास से गुजरने लगा तो बोला था। वो तो उसकी आवाज़ सुनकर ही अपने दिल की बेताब धड़कनों को संभाल नहीं पा रही थी। फिर आज वो उससे मुखातिब था। उसने हाल में लौटते ही रेशमी आंचल को अपने सर पर टिकाया और सूखे होंठों पे जुबान फेर कर तर करती सर अस्बात में हिलाती कि अब ठीक लग रही हो, सोचती कमरे से निकल गई। शर्म करो, अगर उसने माइंड कर लिया तो, किसी को बता दिया तो? खुद को टोका गया, मगर आज तो कहना ही है। और मुझे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। दिल की बेताबी अरूज पे थी। वो उसे उकसा रहा था कि वो एक लड़के के सामने घुटने टेक दे। कहाँ जा रही हो? वालदा जो सहन में बैठी सब्जी बना रही थी, उसे देखते ही नहायत ही गुस्से से गोया हुई। माँ, वो मैं चाचा की जानिब जा रही हूँ। आज संगीत है ना मिसबा भाई का, तो मुझे तलहा कई मर्तबा कह चुकी है, मैं ज़रूर आऊँ। वो दुपट्टे का पल्लू उंगली पे लपेटते हुए सहमे हुए अंदाज में गोया हुई। हाँ, तो जो डीसी लगी हुई है, तेरे जाने से तो उसकी शादी ही नहीं होगी। माँ, उनके सख्त लहजे के सामने वो बस मिनमिनाई थी। दफा हो जा मेरी नज़रों के सामने से, कहीं नहीं जा रही तू। और ये क्या 16 श्रृंगार कर रखे हैं? माँ की बाज जैसी नजरें एक्सरे की माने उसके वजूद के आर पार हो रही थी। माँ, आप मेरी सगी माँ ही हो ना? उसने मुंह बसोरे इस्तफसार किया। लो जी। इन्होंने होंठों पर उंगली टिकाए लंबी आह भरी। अरे ओ बेवफा बाप की बेवफा औलाद, 9 महीने तुझे कोख में रखकर अपने बदन से खिलाया पिलाया, इतनी तकलीफें उठाई, और वो भी मैं अकेली जान ने। दांतों पे दांत जमाए वो उसकी जानिब हाथ उठाकर हिला हिलाकर गोया हुई। बाप तो तेरा था ही बेवफा और हर जाई छोड़ के भाग गया था तुझे और मुझे। फिर इल्ज़ाम भी मुझ पर लग गया कि इस भगोड़े को मैंने मरवाया है। तबाह करे अल्लाह उन लोगों को जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। आज भी बाज नहीं आई ये घटिया लोग। गुस्से में आकर उनके हाथ बैंगन पर तेज चलने लगे थे, तभी छुरी अंगूठे पे लग गई, मगर इन्हें परवाह ही कहाँ थी। एक नज़र बहते खून पे डाली और फिर दुपट्टे के पल्लू से रगड़कर खून साफ किया। शायद इन्हें आदत हो चुकी थी गम उठाने की, तभी तो वो घबराई नहीं थी। हो गई तफ्तीश पूरी, जा अब कपड़े बदल और सब्जी बना। आई बड़ी छमक छल्लो। वो मुंह के जाविये बिगाड़े उसे एक शिकारी की मानित घूर रही थी। माँ, मैं 19 साल की हो गई हूँ और आप बेवफा बाप का ताना इस 19 साल में 19 करोड़ मर्तबा दे चुकी हैं। अगर वो बेवफा थे तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब उन्होंने आपके साथ बेवफाई की। वो तंग आकर तीखे लहजे में गोया हुई। इससे पहले कि माँ की हवाई चप्पल परवाज करती उसके मुंह पर आ बजती, वो पहले ही उनका इरादा भांप कर बिजली की फुर्ती से वहां से भागी और घर की दहलीज पार कर गई। मैं कहती हूँ वापस आ सल्लू, मैं छितर उठाकर तेरे पीछे आ जाना है और मार मार कर वापस ले आना है। वापस आ, उन्होंने चीख कर कहा, मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। पलटकर दरवाजे को देखा, फिर माँ की गालियों पर हंसते हुए साथ वाली गली में मुड़ गई। ये एक छोटा सा गांव था जो हर जानिब से हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ के रहने वाले जिंदा दिल लोग
शादी ब्याह में हर कोई शिरकत करता था और मिलजुल के सारे काम निपटाए जाते थे। गांव के लड़के मिलकर हवेली की लाइट से सजा रहे थे। इन सब की बातों और कहकों से माहौल खुशगवार बना रहे थे। उसके कदम थम गए और जल्दी से दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती, नजरें झुकाए वो तेजी से मेन गेट तक पहुंची और दरवाजा धकेल कर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, निगाहें उठाई तो सामने से आते शख्स में खो सी गई। यही तो वो था जो उसके लिए ऑक्सीजन था, यानी उसे देखते ही उसकी सांसें होमवार चला करती और दिल एकदम से तेज से धड़कने लगता। वो स्पेशल सलवार कमीज जेबेतन किए हुए था, काले और लाइट ब्राउन सिल्की बाल पेशानी पर पफ की सूरत में बिखरे थे, गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट आसपास तिलस्म बिखेरने के साथ सलोमी को भी पागल होने में मजबूर करने में मसरूफ थी। हाथ में स्मार्टफोन थामे वो अपनी तमाम तर वजाहत और बारोब शख्सियत लिए उसके सामने था। नजरें फोन से हटाते हुए जब उसने सलोमी को देखा तो चंद पल जैसे पहचानने की कोशिश करता रहा कि सालों बाद तो उनकी मुलाकात हो रही थी। फिर याद आने पे अपनायत से मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी निगाहों के सामने चुटकी बजाते हुए वो उसे तिलस्म से आज़ाद कर चुका था। सलोमी ने घबराते हुए सर झुकाया और लब को चलने लगी। एक और ख़ास चीज़ जो उसे पसंद थी उस शख्स में वो ये थी कि गोल चेहरे पर स्टाइलिश दाढ़ी के साथ भरवीं मूछें जो उसको मज़ीद हसीन बनाती थीं। वह अक्सर खुद से सवाल करती थी कि अगर वो इतना पर्सनैलिटी वाला ना होता, शहरी बाबू के बजाय यहाँ का ही कोई देहाती होता, तो क्या वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती? क्या वो उसकी बारूब शख्सियत से मोहब्बत करती? क्या हुआ? आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। नज़रें फ़ोन की स्क्रीन पर जमाए वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। वालेकुम अस्सलाम। एक निगाह ही बस डाली थी उसने, फिर अंदरूनी जानिब दौड़ लगा दी, क्योंकि मज़ीद एक पल भी इस जादूगर के सामने खड़े होती तो वहाँ पत्थर हो जाती। उसने गर्दन घुमाकर सलोमी के उठते कदमों को देखते हुए अपनी हंसी छुपाने के लिए निचले लब को दांतों तले दबाया और सर खुजादा पलट गया। ओहो, ज़ियाज यज़दानी साहब मुस्कुरा रहे हैं, कहीं गांव में एम्बुलेंस तो नहीं आने वाली? दरवाजे पर खड़े कज़नों ने उसे घेर लिया। वो सिरपटा गया, मगर दूसरे ही पल वो संभलते हुए मुस्कुराया। इतना लंबा नाम मत लो, तुम्हारे गाँव की लड़कियाँ याद नहीं कर सकेंगी। उसने अपने उस कज़न की गर्दन के गिर्द बाजू हाई करते हुए चहक कर कहा, मैं तो कहता हूँ ज़ियाज का नाम यहाँ लिखवा दो। एक और कज़न ने हाथ का इशारा छत की जानिब किया। सब ने बैक वक्त छत की जानिब देखा, जहाँ बहुत बड़े दिल में शादी मुबारक लिखा था। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, मगर इस कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दो। हावर ने सोचने के बाद गहरी मुस्कान लिए इस बात में सर हिलाते हुए कहा, चित्रौल करवाने का इरादा है अब्बा हुजूर से। वो खुफगी से उसका बाजू झटकते हुए पीछे हटा। हिम्मत तो इतनी सी है और बना फिरता है जट। हावर ने उसका मजाक उड़ाया। हिम्मत की बात मत करो, वो तो बहुत है, मगर तुम्हारे फूफा जी से डरना हूँ। उसने साफ गोई से अपने वालिद साहब का नाम लिया। वो सब जानते थे कि यज़दानी साहब के दोनों बेटे जितने भी मॉडर्न थे, मगर बड़ों की इज्जत करना जानते थे। शहर में पलने पढ़ने के बाद भी वो लोग बहुत शरीफ ज़ादे साबित हुए थे और ये इनकी अच्छी परवरिश का सबूत था। तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? चाची ने उसे देखते ही इस्तफसार किया। सलाम चाची, माँ हांडी बना रही थी, आती ही होंगी। उसने चारपाई से उठते हुए निहायत अदब व एहतराम से कहा, ए ले देख लो नाज बहन। चाची ने कमरे में दाखिल होते नाज यज़दानी को मुखातिब किया, जो सलोमी के सर पे हाथ रख रही थी। क्या हो गया? जब से मैं आई हूँ तूने मुझे ये देख ले वो देख ले कर करके दिन में तारे दिखा दिए हैं। वो कोफ्त से कहती कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ चाची का मुंह बना तो वहाँ सलोमी और तलहा अपनी हंसी छुपाती वहाँ से खिसक गई थी। वो महारानी अपना खुद का 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ गई है। तुम्हारे सामने मैंने हावर को भेजा है 2-2 मरतबा, मगर उसके कान पे जू नहीं रेंगती। फिर सब लोग मुझे ही बुरा करार देते हैं कि जी मैं इस बेचारी के साथ सौतेलों वाला रवैया अख्तियार करती हूँ। चाची की शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया था। तू दफा कर, नहीं आई तो अच्छा ही है। चल मेरे साथ, तुझे तुम्हारे कपड़े दिखाऊं, कराची की बड़ी दुकान से खरीदे हैं। नाज बेगम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हाय तू कितनी अच्छी है बाजी। वो खुशी से झूम उठी थी। देखना वो सादिया कैसे जल भुज कर कोयला होगी। उसने तसव्वुर में ही अपनी भावज के उतरे चेहरे और उस सस्ते और खुद के महंगे लिबास में देख मन ही मन में भंगड़ा डालती उसके साथ होली। बाहर जाकर वो दोनों खूब हंसी थीं। फूफो नाज को चाची ने दिन में तारे कैसे दिखा दिए, उसने नाज पर जोर डालते हुए कहा। वो दोनों अब किचन की जानिब जा रही थीं, जहाँ यावर भाई की बेगम काम वालियों के साथ मौजूद थी और रोटी पानी का इंतजाम करवा रही थी। हाँ तो और क्या, थोड़ी सी बात होती तो अम्मा फूफो से कहती हैं, ये देख नाजबाजी, वो देख, वहाँ देख, इधर उधर। मैं यकीन से कह सकती हूँ फूफो की गर्दन की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई है, कुछ चर्बी कम हो जाएगी उनकी। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसी। तुम्हें कितनी मर्तबा कह चुका हूँ बेगम के सर पे चादर ओढ़कर कुकिंग किया करो। अब ये देखो बाल निकल आया है रोटी से। यावर अपनी बेगम का हाथ सख्ती से पकड़े दांतों पर दांत जमाए उसे लिताड़ रहा था। वो हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ उसकी सफाकी पर सर झुकाए हुए थी।
वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर रह गई। यावर भाई क्या कर रहे हैं आप? दोनों दाएं जाने वाले दरवाजे के दहलीज पे पहुंची थी तो दूसरी जानिब से हावर आ गया। छोड़े भाभी का हाथ, उसने नरम लहजे में कहते हुए एक नजर भाभी के बरसती आंसुओं पर डाली। इन दोनों लड़कियों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर हावर को, जिसके चेहरे पर तो गुस्सा था मगर लहजा नॉर्मल सा था। तुम मेरे मामलात में मदाखलत मत किया करो हावर, कितनी मर्तबा समझा चुका हूँ कि छोटे हो तो छोटों की मानिद ही रहो, जाओ यहाँ से। यावर ने सुर्ख निगाहों के साथ उसको घूरा। ठीक है, नहीं करता मुदाखलत, मगर पहले आप भाभी को छोड़े। वो भी हावर था, जहां अटका वहां अटक ही गया। आइंदा अगर मुझे तुमने किसी शिकायत का मौका दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसका हाथ झटकते हुए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गए। इन दोनों के पास आकर एक पल को रुका। गर्दन घुमाकर जब देखा तो वो दोनों उनकी सुर्ख आंखों से डरकर सर झुका गई। वो लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। भाभी मुंह पर हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रो दी थी। सब ठीक हो जाएगा भाभी, एक अफसरदा निगाह उन पर डालते हुए वो सर्द सांस खारिज करता वहां से हट गया। वो दोनों तेजी से भाभी के पास पहुंची। भाभी आप जाकर रेडी हो जाओ। तलहा ने आगे बढ़कर ट्रे उठाया और रोटियां जोड़ने लगी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। मलकानी, अरे ओ मलका, उन्होंने तलहा का हाथ झटक दिया था। गुस्सा तो इंसान को आ ही जाता है और भाभी को तो आना ही था। उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता था कि कोई बाहर से आने वाला ये मान ही नहीं सकता था कि वो इस घर की बड़ी बहू है। वजह बस एक ही थी कि ये माशरा आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर ही नहीं सकता। दुनिया का रवाज है कि जो दुखी हुआ उसे मज़ीद दुखी किया जाता, और यही भाभी के साथ हो रहा था। तलहा क्या औलाद इंसान के हाथों में है? सुलोमी ने सोचने वाले अंदाज में सब सार किया। नहीं तो फिर क्यों यावर भाई भाभी के साथ ऐसा सलूक करते हैं? उसके सवाल का जवाब तलहा के पास नहीं था। तभी ठंडी सी सांस भरकर खामोश हो गई। वो दोनों छत पर चली गई थी कि वहां की फिजा में बहुत ही घुटन सी थी। तलहा कमरे का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई, जबकि वो कुछ सोचती पिछली जाने वाले मंडीर पे जा खड़ी हुई। गली में इधर से उधर निगाहें दौड़ाई मगर वो नजर नहीं आया। ओह तेरी खैर, तेरी गुड्डी कट गई। नीली गुड्डी को जियाज भाई देखें, मैंने गुड्डी काट दी। 7 साला लड़का खुश होते हुए चीख कर बोला। सोमी ने पलटकर दाएं जाने वाली छत पे देखा, जहां वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के साथ मौजूद था। दाएं हाथ में थामे फोन को कान से लगाए वो कैट वॉक करता हंस हंस कर सामने वाली हस्ती से इंग्लिश में पटर पटर कर रहा था बात। न जाने क्यों उसका दिल बुझ गया। जियाज की मुस्कुराहट और सामने वाली हस्ती की बातों को गौर से सुनना, ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिमाग में 100 सवाल अंगड़ाई भरकर उठे थे। जियाज ने उसकी मौजूदगी पाकर पलट कर देखा और मुहम सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। वो बिना कोई रद्द-ए-अमल के पलट गई। लंबे लंबे सांस भरते हुए सलोमी ने सरनफी में झटका। वो ऐसे नहीं है, मैं खामोखा शक कर रही हूँ। कोई दोस्त भी तो हो सकता है। मगर उसकी मुस्कुराहट, बात करने का अंदाज, इस तरह दिल फरेबी से लड़के से बात नहीं होती। दिल मायूसी से रो दिया था। मंडीर की ईंटों पर हाथ सख्ती से जमाए उसने पलटकर जियाज की पुश्त को देखा और फिर तेजी से कमरे की जानिब बढ़ गई। सलोमी के वालिद सालिया बेगम को पसंद नहीं करते थे। वो उनसे शादी ही नहीं करना चाहते थे, मगर बड़ों के सामने वो ज़्यादा देर तक बहाने वगैरह नहीं बना सके। और ख़ुद से छोटे भाई को जब दूसरी औलाद हुई तो इन्हें भी लगने लगा कि अब शादी कर ही ली जाए। मगर ये शादी मजबूरी की थी, तो वो सलोमी और उसकी माँ को तभी छोड़ गए थे जब वो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई थी। वो इस दुनिया से चले गए और अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने छोटे भाई और तीनों भतीजों के नाम कर गए। सालिया बेगम के नाम पर सिर्फ 7 मरले की जगह, जिसमें 2 कमरे और एक किचन वॉशरूम था, छोटा सा सहन जिसमें एक जामुन का बहुत पुराना दरख्त था, बस यही उनके हिस्से में आया। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि हर रोज़ ससुरालियों के तंग करने पर सालिया बेगम को हवेली छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने गांव की औरतों के कपड़े सिलाई करके, फसलों में मेहनत मजदूरी करके सलोमी को पाला था। अपने छोटे देवर से जब भी कभी कोई मदद मांगी गई वो मदद तो कर देते, मगर फिर शनाज और देवर साहब हर बात पर ताने देते थे। चचा के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा यावर, जो ज़मीनों की देखभाल करता और बाहर के मामूलात निपटाता। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर औलाद की नाउमीदी ने उसे बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। उससे छोटा था मिसबा, जो नखट्टू से भी ऊपर के दर्जे का शख्स था। किसी काम को हाथ लगाने से पहले ही उसे मौत वाक़ई होने लगती। सबसे छोटा हावर 6ठी जमात से ही गांव के दुनिया से निकलकर शहर के खुले माहौल में पढ़ा। शुरू से ही हॉस्टलों में रहता आया था, तभी तो उसे रिश्तों की कदर थी कि ये जो दूरियां हैं या तो बंदे को इंसान बना देती हैं या फिर बिल्कुल ही जानवर। मगर वो इंसान बना था। और सबसे छोटी तलहा, वो तो सलोमी की तरह बनने की कोशिश करती और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुकी थी। उसकी यही कोशिश होती थी कि सलोमी की मानिद नरम व मुलायम लहजा और आवाज़ भी सलोमी जैसी मीठी हो, कोई सुने तो फिर सुनता जाए। और रुखसारों की को छूती लंबी पलकें जब उठाए तो आंखों की स्याही में लोगों के दिल डूबने लगे। जिस तरह मर्द हजरात की मौजूदगी में सलोमी आंचल सर पर ही टिकाए रखती थी कि तमाम गांव वाले तारीफें करते थे, वो भी इन तारीफों को सुनना चाहती थी। और ये सब चीज़ें सलोमी को खुशी देती थी कि तलहा कम अज़ कम अपनी बड़ी बहन की तरह सड़ियल तो नहीं है, ख्वामख्वाह वो कॉपी करती है, अच्छा तो बोलती है।
اس کی ایک پھوپھو بھی تھی جو کہ اس کے دادا کی پہلی بیوی سے تھیں۔ ناز بیگم کی والدہ شہر کی رئیس کی بیٹی تھیں، تو ان کی والدہ نے اپنے جیسے امیر گھرانے میں ہی ناز بیگم کو بیاہ دیا۔ یزدانی صاحب کے والد کا بزنس بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے یزدانی صاحب کو اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ سخت مزاج اور اصول پسند بھی بنایا تھا۔ یزدانی صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہی نہ، اور ان کو بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ 2 انمول بیٹوں کو پا کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان چند دنوں میں وہ اپنے دل کا حال چاہ کر بھی دیاج کے سامنے بیان نہیں کر سکی تھی۔ کتنی ہی ہمت والی ہوتی مگر تھی تو مشرقی عورت، اور مشرقی عورت میں کہاں وہ بے باکی کے زبان سے اپنے جذبات مرد کے سامنے پیش کر سکتی۔ حویلی میں مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے بالوں کو سٹائل دے رہی تھی، اماں کے کمرے میں داخل ہونے سے ہڑبڑا گئی۔ کامدار پیلے شرارے گولڈن کرتی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یاور بھائی کی شادی پر جو اس نے اور طلحہ نے مل کر ہاور سے میک اپ منگوایا تھا، اور بعد میں طلحہ نے اسے دے دیا، کیونکہ یہ سارا میک اپ لائٹ ٹون والوں کے لیے تھا جو کہ سلومی کی سنہری رنگت پہ ہی لگ سکتا تھا۔ سلومی نے اس میک اپ میں سے پاؤنڈز کی بیبی کریم لگا کر فیس پاؤڈر سے اسے کور کیا، ہونٹوں پر بہت ہی ہلکی سی گلابی لپسٹک لگا کر آنکھوں میں کاجل کی ایک لکیر کھینچی، لمبی پلکوں کو مسکارے سے واضح کیا، اور تھوڑا سا شائنر لے کر رخساروں کے ابھرے حصے اور ناک کی لو پر لگایا۔ ماں اس کے گول چہرے پر سجے پیارے نین نقش اور اتنی نفاست سے کیا گیا میک اپ غور سے دیکھتے ہی چند پل تو دہلیز پہ ہی جم گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ اس کے سر پر تھیں۔ اری او موئی، یہ کیا تو میک اپ کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ ماں کیا ہو گیا ہے؟ مصباح بھائی کی مہندی ہے، سب نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ ناز آنٹی نے تو اسپیشل بیوٹیشین کو منگوایا ہے، اور میں نے تو زیادہ سفید چہرہ نہیں کیا، دیکھیں بیس ایک دم میری سکن سے میچ کر رہا ہے۔ وہ چہکتے ہوئے چہرے کو دائیں بائیں گھما کر انہیں اپنی مہارت دکھانے لگی۔ ابھی یہ زیادہ نہیں کیا تو پھر اور زیادہ کب ہوگا؟ وہ سر تھامے چارپائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ سلومی نے تیز ہاتھ چلاتے ہوئے بالوں میں جھلملاتا شیشوں جڑا پراندہ گوندھنا شروع کر دیا۔ دیکھو سلومی، تو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی۔ تو نہیں جانتی کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے۔ اس عمر میں خاص طور پر لڑکیاں ایسی امیدیں اور خواب سجا بیٹھتی ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ان کی بات پر سلومی کے ہاتھ رک گئے۔ گردن گھما کر صالحہ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اب پراندے کو درست کر کے دونوں رخساروں پر جھولتی لٹوں کو انگلی پہ لپیٹنے لگیں۔ کسی کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے اور جھوٹے خواب دیکھنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھ لینا کہ اب میرے پاس تمہیں کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے رخساروں پر گرتے موتی صاف کرتے کمرے سے نکل گئی۔ سلومی نے گلابی پھولوں سے بھی نرم ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے شنگھار شیشے میں اپنے پورے حسن کو دیکھا۔ ماں، میں بھی ایک عام سی لڑکی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت لگوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ سوچتے سوچتے خاموش ہوگی۔ اگر میں زیاج کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے گاؤں والوں نے تو دیکھ رکھا ہے۔ دل نے سوال اٹھایا تھا، تو کیا مجھے چہرہ دھو لینا چاہیے؟ وہ ہم کلام تھی۔ کیوں بھائی؟ اپنے پیچھے آواز اور دروازے کے وسط میں ابھرتا سراپا شیشے میں دیکھ کر وہ پلٹی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اپنی محنت خراب کرو گی، چلو۔ وہ ایسا آگے بڑھا اور تھوڑا سا جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاور، مجھے عجیب لگ رہا ہے، بہت زیادہ ہی ہو گیا۔ ہاور اور طلحہ اس کی بہترین دوست تھے، ہر بات ان دونوں سے شیئر کر لیتی تھی۔ ایک ہاور ہی تھا جو گھر میں جب بھی آتا ان دونوں لڑکیوں کو شہر لے جاتا، تو کبھی کسی نہر کنارے تو کبھی بھینی پہ لے جاتا۔ بالکل بھی نہیں، اتنی مہارت سے کیا گیا، یوں معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بیوٹیشین نے کیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چلے ایویں گلا نہ مار۔ وہ اس کے شانے پر تھپکی رسید کر کے آئینے کی جانب گھوم گئی۔ نہیں جی، چل بس کر، اب نظر نہ لگا لینا خود کو، پھر تائی دم کرتی ہلکان ہوتی رہیں گی۔ وہ اس کے شانے پر بکھرے دوپٹے کو اٹھا کر اس کے سر پر اوڑھ کر اس کی کلائی تھامتے ہوئے کھینچ کر باہر کی جانب لپکا۔ ارے رکو، ماں کو تو بتانے دو، اس نے بوکھلاہٹ سے کہا۔ تائی، میں سلومی کو لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ گھر کی دہلیز پر رکتے ہوئے پلٹ کر بولا اور اس کی کلائی چھوڑ کر باہر نکلا اور اس کی جانب دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی ریشمی آنچل سر پر ٹکا رہی تھی۔ اچانک ہی نظر اس کی خالی کلائیوں پہ پڑی۔ چنے، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، تم نے جویلری کیوں نہیں پہنی؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اس کی کسی قسم کے ایئر رنگ سے خالی کانوں کو دیکھا۔ ماں کا پتہ تو ہے تمہیں، پھر کیوں میرے کلیجے پہ نمک چھڑکتے ہو؟ یہ ذرا سا میک اپ کر لیا تو ایسا ریئیکشن کیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ بدمزگی سے شکایت کر رہی تھی۔ ہاور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سلومی نے اس کی جانب گردن گھما کر دیکھتے ہوئے نگاہیں سکوڑی، ریئیکشن تو کریں گی ہی جب تم نے ایسا ایکشن دیا۔ ویسے سچ بتاؤ، میک اپ تم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ اپنے سفید کرتے کی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے بولا۔ تم جو اسمارٹ فون دے گئے تھے نا، جس میں اتنی ساری انگلش سیکھنے کی ویڈیوز تھیں، اسی میں 4-5 میک اپ
ट्यूटोरियल भी थे। बस वहां से ही उसने सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाकर कहा, ओ अच्छा। अच्छा याद आया, 3 साल पहले देकर गया था, अभी तक पड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए सब सार किया और जेब से निकाली गई गाड़ी की चाबी को उछाल कर कैच करता गली का मोड़ मुड़ गया। स्लोमी ने इस बात में सर हिलाया। तो चार्ज कैसे करती हो? तलह करके देती है, उसने कहा। तुम उसमें सिम क्यों नहीं डालती? कम से कम कांटेक्ट में तो रहेंगे हम दोनों। हावर ने हाथ का इशारा हवेली की दीवार के साथ खड़ी जीप की जानिब किया। इधर कहाँ इशारा कर रहे हो? उसने एक नज़र गली में डाली जहाँ लोग आ जा रहे थे। चलो तुम्हें गांव की नुक्कड़ पर जो बैंगल्स का स्टॉल है वहां से बैंगल्स दिलवा दो। बच्चियों के हाथ सुने अच्छे नहीं लगते। आखिर में वो किसी बड़े बूढ़े की तरह बोला तो स्लोमी बेअख्तियार हंस दी। हावर, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रही। तुम जानते हो ना कि सारा खानदान इकट्ठा है, लोग क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचेंगे उनका मसला होगा, तुम्हारा नहीं। चलो। अब वो कमाल बेनियाजी से बोला, तुम मरवाओगे। उसने दांत पीसते हुए कदम घर की जानिब बढ़ाए ही थे कि वो उसके रास्ते में हाइल हो गया। वो अच्छी खासी बौखलाहट का शिकार हुई थी क्योंकि चाची सहन से दरवाजे की जानिब ही आ रही थी और उनकी निगाहें उसी पर थीं। हावर, चाची आ रही हैं, तुम जाओ यहाँ से, वो उसको खुफगी से देखते हुए बोली। हावर उसकी मोटी मोटी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा दिया। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें भगाकर तो नहीं लेके जा रहा। कैसी बकवास करते हो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? उसने उसे घुरी नवाजी और उसके अकब से निकलकर आगे बढ़ गई। सर झुकाए वो चाची के पास से गुजरने ही वाली थी कि उन्होंने उसकी कलाई थाम कर पूरी कुवत से रोक लिया। किसके साथ गप्पे हाँक रही थी? शर्म नहीं आती तुझे? अरे ओ लड़के, इधर देख मेरी तरफ। चाची अपने खुले बालों को झटकते हुए बोली। अभी अभी नाज बेगम की बुलाई गई ब्यूटिशियन उनका मेकअप करके गई थी। हावर, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? पलटकर अपनी जाने बातें हावर को देखते हुए वो चिल्लाई। इधर है, मेरी बात सुने। वो उनका हाथ थाम कर कोने में ले गया। मुझे मालूम है आप इसे पसंद नहीं करती। एक नज़र सलोमी पर डालते वो अफसरदगी से बोला, इसीलिए तो उसके साथ चिपका रहता है। उन्होंने दांतों पर दांत जमाए। अरे नहीं मामा, एक्चुअली आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मगर उसे देखें। हावर ने इन्हें सलोमी की जाने में तवज्जो किया जो जानबूझकर ऊपर देखने लगी थी। वो भी बहुत प्यारी लग रही, जबकि तैयार भी खुद ही हुई है। ऐसे में सारी औरतें आपको नहीं बल्कि उसे ही देखेंगी, तो मैंने सोचा उसे साथ ले जाता हूँ। उसने होशियारी से काम लिया। बात तो ठीक कर रहा, मगर उसे अभी इतनी अकल कहाँ कि मुझे नहीं, लोग तलहा को नहीं देखेंगे, और ख़ास तौर पर ज़ियाज और उसका भाई इमाद और इन दोनों की माँ नाज। इन तीनों को तो सिर्फ तलहा ही नजर आनी चाहिए, क्योंकि ज़ियाज या इमाद में से किसी एक को तो इस दिल लगी हो ही जानी चाहिए। वो इस कड़ी निगाहों के हिसार में लिए शातिर मुस्कुराहट सजाए सोच रही थी, मगर तो इसे ले कहाँ जा रहा है? वो चौंकते हुए बोली, मामा अपने बेटे पे तो भरोसा है ना? डेरे पे जा रहे हैं, वहां से गुलाब के फूल लाने हैं। इस वक्त कोई भी लड़का फ्री नहीं है। मर्दान खाने में मर्दों को खाना खिला रहे हैं। उसे मासूम सूरत बनाई, और वैसे भी इसको भी तो उसकी औकात मालूम हो। इतनी रात में जब फूल चुनेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उसने आंख दबाकर कहते हुए आखिरी कील भी संदूक में ठोक दिया। गोया अब चाची को इस पर पूरा यकीन हो गया कि हावर इनका ही मोहरा है। नहीं तो वो पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी थी। जाओ पुत्र, मगर जल्दी ही लौट आना। वो गुस्से होते हुए पुरसकून अंदाज में मुस्कुरा दी। बस यूं गए और यूं आए। वो चुटकी बजाते हुए सलोमी की जाने पड़ गया। वो जो हैरान सी उसे तक रही थी करीब आया तो हाथ से ही इशारा किया कि क्या गुफ्तगू हो रही थी, चलो बताता हूँ। वो मुस्कुराते हुए आंख दबाए गोया हुआ। सलोमी ने हैरत से आंखें फैलाई और उसकी इस हरकत को देखते हुए एक मुक्का उसके शाने पर रसीद किया तो वो हंस दिया। वो उसके पीछे चल दी। जीप का फ्रंट दरवाजा उसके लिए खोलते हुए वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। मुझे तो लगता है बाबा अपना खोखा बंद कर गया होगा, और ऐसी भी कौन सी कयामत आ जानी थी मेरी चूड़ियां ना पहनने से। उसने जब अपनी और मामा की गुफ्तगू सुनाई तो पहले तो वो काफी देर तक हंसती रही और फिर संजीदगी से गोया हुई। एक तो तुम्हारी जुबान फजूल में चलती रहती है। वो सख्ती से उसे टोकते हुए गोया हुआ। शट अप, ओके। वाओ, तुम्हारी लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त हो चुकी है। मुझे शुक्रिया बोलो, गवार लड़की। मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता? आखिर पे वो तजस्सुस आमेज लहजे में गोया हुआ। बदले में वो हंस दी। बाबा के खोखे पर अभी भी लालटेन रोशन थी। पूरे गांव में लाइट थी, मगर बाबा ने अपने खोखा लकड़ी की छोटी सी दुकान में अभी भी कोई बड़ी सी ट्यूब या बल्ब नहीं लगवाया था। वो जैसे ही जीप से उतरा वहां खड़े इमाद और जियाज को देखकर एक पल को तो हैरान हुआ। हावर, तुम? वो जो जीप से उतरकर उसकी जाने पलटी ही थी कि सामने खड़े शख्स को देख उसके पैरों तले से जमीन सिरक गई। या अल्लाह, पता नहीं जियाज क्या सोचेंगे। इमाद भाई, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इन दोनों की जानी बढ़ा। सलोमी ने शानों पर ढल के आंचल को तेजी से सर पर दुरुस्त किया और सर झुकाकर इस्तराबी कैफियत के जेरे असर दुपट्टा उंगली पर लपेटने लगी। कुछ नहीं भाई, ने सिगरेट लेनी थी। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने हाथ उठाकर इन दोनों की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुराकर इस्तफसार किया। सलोमी को चूड़ियां दिलवाने लाया था, उसने कहा। तो इन दोनों भाइयों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर जीप की दूसरी जानिब खड़ी सलोमी को, सलोमी पसंद करो चूड़ियां। हावर ने पलटकर उसे कहा तो वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। अभी उसने एक डब्बे में रखी चूड़ियों को हाथ लगाया ही था कि उसके कानों में हावर की घबराई हुई आवाज गूंजी। व्हाट? हम आ रहे हैं। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। क्या हुआ हावर? उसे किसी अनहोनी का इल्हाम हुआ था। दिल खौफ से कांप गया था। बाद में बताऊंगा। ज़ियाज, तुम इसे चूड़ियां दिलवाकर घर ले जाओ, हम अभी आते हैं। वो तेजी से कहते हुए पलट गया।
सलोमी ने घबराई हुई नजर ज़ियाज पर डाली और फिर हावर की पुश्त पे तेजी से भागकर वो उस तक पहुंची थी। हावर, प्लीज पहले तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर जहां मर्जी जाना, आई डोंट केयर। वो गाड़ी की खिड़की पर हाथ रखते हुए खूनख्वार लहजे में दबी दबी आवाज में चिल्लाई, बच्चों वाली हरकतें मत किया करो सलोमी, चुपचाप ज़ियाद के साथ जाओ, नहीं खाएगा तुझे, वो आदमखोर हरगिज नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बोला और उसका हाथ झटक कर गाड़ी को भगा ले गया। गांव के बाहर वाली पुल्ली क्रॉस करते हुए वो जंगल के दरमियान वाली सड़क पर गाड़ी डाल चुका था। ये हिस्सा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। माँ सिवाय इस एक खोखे पे जल रही थी। सलोमी अपने शाने पर मर्दाना भारी हाथ महसूस करते हुए वो बुरी तरह उछल पड़ी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी आंखों में खौफ देख चुका था। आप ही से तो डर है। वो लब भींच कर उसके पीछे चलती हुई दुकान की जानिब बढ़ी। इमाद और हावर जैसे ही दूसरे गांव में दाखिल हुए तो पहली पुल पर ही इन्हें महर अल्लाह के डेरे से फायर की आवाज सुनाई दी। हावर की सांसें रुक सी गईं। गर्दन मोड़कर इमाद को देखा जो खुद भी परेशान बैठा था, मगर उसने हावर के शाने पे हाथ रखकर दिलासा दिया, गाड़ी तेज चलाओ हावर। उसने हाथों को आपस में जकड़े कहा। हावर ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। रात के अंधेरे को जीप की हेडलाइट्स चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। गांव के आखिरी नुक्कड़ से दाएं जानिब जाती सोलंग पर गाड़ी दौड़ती हुई आखिर एक जगह जीप रुक गई। वो दोनों बिजली की फुर्ती से गाड़ी से निकलकर उस जाने बढ़े जिधर से मर्दों के शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। यावर भाई, वो वहां पहुंचे ही चिल्लाया था। इमाद ने जेब से फोन निकालकर उसकी टॉर्च ऑन की। जो मंजर लालटेन की रोशनियों में वाजे ना था अब मुकम्मल वाजे हो गया। यावर और चंद और लड़के वहां मौजूद थे जो अल्लाह दिता के सपूत थे। यावर के चेहरे पर जख्मों के निशानात वाजे थे। कुर्ता फटा हुआ था। हावर ने इधर उधर निगाहें दौड़ाकर उसके वजूद को देखा और बेसाख्ता ही सुकून की सांस भरी, क्योंकि उसे गोली नहीं लगी थी, हवाई फायर हुआ था। तो अब तुमने इन शहरियों को हम लोगों से भिड़ने के लिए बुलाया है? उनमें से एक ने कहका लगाया। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी अल्लाह देता, इमाद ने आगे बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा। बस अब यही काम बाकी रह गया है। ये लड़कियों वाली चूड़ीदार पाजामे तो पहन लिए, अब चूड़ियां बाकी हैं। अल्लाहदाद ने तंसिया निगाह इमाद पर डाली। सफ़ेद पाजामा और सफ़ेद कुर्ता, गले में सब्ज मफलर डाले वो थे। बकवास बंद कर दाद, वरना तेरी जान ले लूंगा। यावर ने आगे बढ़कर उसे मुक्का रसीद किया। वो कुछ ही देर में सब गुत्थम गुत्था हो चुके थे। हावर बौखला कर रह गया। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और जिसका पहले ख्याल आया वो ज़ियाज ही था, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था और वो ज़्यादा बंदे थे, जबकि इधर सिर्फ उमाद और यावर। हावर तो लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर ही रहता था, अब भी दुबक कर पीछे हट गया। शीशम के दरख्त से टेक लगाए वो फोन पर निगाहें जमाए हुए था और सलोमी सामने मेज पर पड़ी चूड़ियों को देख रही थी, मगर बार बार निगाहें बगावत करते हुए ज़ियाद पर जा रुकती। सफ़ेद कुर्ता पाजामा ज़ेबेतन किए हुए था वो। कुर्ते के गले पर पीले धागे से नफीस कढ़ाई की गई थी और गिरबान के सफ़ेद बटन फोन की रोशनी में हीरों की मानी चमक रहे थे। गले में पीला पटका डाले वो सहर अंगेज शख्सियत लिए उससे 3 कदम के फासले पर खड़ा भी कितना अनजान था। सफ़ेद बेदाग चेहरे पर बला की मुस्कुराहट थी। वो जब भी फ़ोन पे उंगलियां चलाता कुछ देर बाद दूसरी जानिब से मैसेज मसूल हो जाता तो वो पढ़ते ही ज़ेरे लब मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट में इस कदर जान थी कि सलोमी को अपनी जान पहलुओं से निकलती महसूस हुई। दिल में वसवसे पैदा हुए। सर झटक कर वो मेज़ पर ही थक कर बैठ गई। पीले रंग की चूड़ियां उठाकर वो लालटेन की रोशनी में हाथ फिजा में लहराकर चूड़ियां कलाइयों में पहनने लगी। पुत्र, मैं अभी घर से होकर आता हूँ, तब तक तुम चूड़ियां देख लो। अंदर 1-2 डब्बे और भी पड़े हैं, वो भी देख ले। बाबा जी ने सलोमी को मुखातिब करते हुए कहा। मगर बाबा, आप हमें ये देकर जाए ना। वो मिनमिनाई। पुत्र, तेरे भाई की शादी में जाना है, तेरी भाभी ने इसको ये चूड़ियां दे आऊं, वरना नाराज हो जाएगी। बाबा जी ने हाथ में पकड़ी लाल और हरी चूड़ियां उसके सामने की, जो वो अपनी बेगम के लिए ले जा रहा था। सलोमी ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। बाबा जी जैसे ही वहां से गए उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। उस शख्स की मौजूदगी में वो खुश तो होती थी, मगर उससे कहीं ज्यादा उसका दिल घबरा जाता। ज़ियाद ने जैसे ही फ़ोन से निगाहें उठाकर खुद से कुछ फासले पर बैठी सलोमी की जानिब देखा तो एक पल को तो वो निगाहें हटाना भूल गया। पास पड़ी लालटेन से उसकी सुनहरी रंगत को सोने की मानी चमका रही थी। गुलाबी होंठ जो किसी भी लिपस्टिक से आरी थे आपस में बाहम मिले हुए थे। वो चूड़ियां पहनने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथ मुसलसल कांप रहे थे। ज़ियाद के होंठों को बहुम सी मुस्कान ने छुआ। ऐसा करो, कोई और साइज ट्राई कर लो। ट्राई से मुराद के कोई और चूड़ियां देखकर पहन लो। उसे लगा कि सलोमी को इंग्लिश के लफ्ज़ की समझ नहीं आई होगी। उसकी इस सोच पर वो गर्दन घुमाकर उसे देखते हुए पहले मुस्कुराई और फिर इस बात में सर हिलाते उठी। झुककर लालटेन उठाकर खोखे के अंदरूनी जाने बढ़ गई। वो एक डब्बा उठाकर बाहर आई और उसमें जो चूड़ियां थीं वो बड़े साइज़ की थीं। बस आप मुझे घर छोड़ दें, मुझे नहीं पहननी। वो पहले ही अफसरदा थी, फिर मजीद हो गई। 1 मिनट यार, मैं देखता हूँ। वो फ़ोन जेब में डालते हुए उसकी जानिब बढ़ा और मेज़ पर उसके सामने बैठ गया।
مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے جس کے میسج پڑھ کر آپ کا چہرہ مزید روشن ہو جاتا ہے۔ ان ہونٹوں سے میں اپنے لیے وہ لفظ سننا چاہتی تھی جو آپ اس لڑکی سے کہتے ہوں گے۔ ان آنکھوں میں میں پہروں کھوئے رہنا چاہتی تھی جس میں وہ رہتی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کی خواہش میں نے کی تھی، مگر آپ کے ساتھ وہ رہتی ہوگی، نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ وہ اس کی محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بس سوچ رہی تھی، ہیلو کہاں کھو گئی؟ اس نے جب سلومی کی نگاہوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی، تیزی سے نگاہیں جھکائے شرمندگی سے لب بھینچ لیے۔ میں کہہ رہا تھا ذرا اپنا ہاتھ میرے سامنے کرو، زیاج نے کہا تو اس نے کسی رپورٹ کی مانند اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ زیاج نے کلائی دیکھتے ہوئے مطلوبہ ڈبے کی تلاش کی اور پھر اٹھا کر اس کے سامنے رکھا اور خود وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ چوڑیاں دکھنے لگی اور واقعی اس کی کلائی کے لیے بنی ہوئی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے شہر میں چوڑیاں بیچتے ہیں محترم، وہ سوچ کر خود ہی مسکرا دی۔ اتنے میں بابا جی بھی آ گئے۔ بابا جی یہ 2 درجن لی ہیں۔ وہ پیسے ہاور سے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زیاج بولا، یہ لیں بابا جی، اور یہ پورا ڈبہ دے دیں۔ 500 کا نوٹ بابا جی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے کہا تو سلومی نے ترچھی نظر سے اسے دیکھا۔ ہری، پیلی، سفید، سرخ اور سبز چوڑیوں کا ڈبہ پا کر وہ ہرگز خوش نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے؟ اس نے جیسے ہی کالی گاڑی کا فرنٹ دروازہ اس کے لیے کھولا تو وہ گھبرائی ہوئی آگے بڑھی۔ مجھے معلوم نہیں، وہ شانے اچکا کر گویا ہوا۔ تبھی اس کے فون پہ کال آئی۔ فون پہ نمبر دیکھتے ہی اس نے کال اٹینڈ کی اور دروازہ بند کر کے گاڑی کے سامنے سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ کس قدر خواہش تھی نا اس بے بس دل نامراد کی، تیرے پہلوؤں میں بیٹھ کے تجھے پہروں دیکھنے کی۔ گردن گھمائے وہ ریشمی آنچل کی اوڑ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھنا چاہتی تھی زیاج، آپ کو معلوم ہے میں آپ کے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر ٹھہرتے دیکھنا چاہتی تھی، آپ کی ہنسی کو زندگی بھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے زیاج کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہونے لگی تھیں، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ رخ پھیر گئی۔ نہیں یار، تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، ٹینشن مت لو، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گی، بس ایگزام کی تیاری پر توجہ دو پریشان ہونے کے بجائے، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پھر یہ ڈر کیسا؟ زیاج فون پر کسی سے انگلش میں کہہ رہا تھا مگر وہ سمجھ چکی تھی۔ سارا خون نچوڑا گیا تھا اور وہ خوف سے کانپ ہی تو اٹھی تھی۔ یکدم ہی اس کا سر چکرایا تو وہ سیٹ کی پشت پر سر گرا گئی۔ مطلب میں ٹھیک سوچ رہی تھی، وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں، مجھے اب ساری زندگی عشق کی آگ جلائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے استفسار کیا تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں زمین۔ درمیان میں ہاور کی کال آ رہی تھی تو اس نے تیزی سے کہہ کر کال کٹ کر کے ہاور کی کال اٹینڈ کی۔ ٹینشن نہیں لو ہاور، میں پہنچ رہا ہوں، گاڑی روکتے اس نے کہا۔ دروازہ کھول کر وہ سلومی کی جانے والے دروازے پہ آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ تیزی سے اتری اور یہ جا وہ جا ہوئی۔ وہ بھی تیزی میں تھا، یہ دیکھنا بھول گیا کہ وہ چوڑیاں ڈیش بورڈ پہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں تھیں وہ اب گاڑی میں اس جگہ پڑی تھیں جہاں اس کے قدم تھے۔ زیاج روکو انہیں، یہ سرور پھوڑ لیں گے ایک دوسرے کا۔ وہ جیسے ہی وہاں رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے پہنچا، ہاور اس کی جانب بڑھا۔ وہ تو ان کو جاہلوں کی مانند جھگڑتا دیکھ ہکا بکا ہی رہ گیا تھا۔ اوہ تو یہ ہے اللہ دتا کا ڈیرا اور اس کے سپوت۔ اس نے پسلیوں پر ہاتھ ٹکائے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھویں چکا کر بولا۔ ہاور نے ہوں کہتے ہوئے اسباق میں سر ہلایا۔ پیشانی مسلتے جیسے ہی اس نے نگاہیں دائیں جانب گھمائی جہاں عماد کا فون زمین بوس تھا اور کچھ فاصلے پر ہی ریوالور پڑا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، پتہ نہیں مجھے یہ چلانی بھی آتی ہے یا نہیں۔ چور نگاہوں سے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور جھک کر پہلے فون اٹھایا۔ ہاور بھی اسے دیکھ رہا تھا تو کبھی ان سب کو۔ زیاج نے تیزی سے ریوالور اٹھا لیا۔ فون ہاور کی جانب اچھالتے ہوئے اس نے ریوالور سنبھالا، اوپر کی جانب ہاتھ اٹھا کر ٹریگر پر شہادت کی انگلی رکھی۔ زیاج، تم جس فیملی سے تعلق رکھتے ہو وہاں لڑائیاں عام ہیں، مگر میں چاہتا ہوں تم اس ماحول سے دور رہو، کیونکہ تم میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تمہارے ماموں لوگ تو لڑائی جھگڑے کو ہی اپنا غرور سمجھتے ہیں، مگر کبھی کبھی جھکنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، اور جھکنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ اس کی سماعتوں میں شفقت صاحب کی آواز گونجی تھی جو کہ اس کے کراٹوں کے استاد تھے، ساتھ ہی ساتھ بہترین دوست بھی۔ ٹریگر دبا کر جیسے ہی اس نے ہوائی فائرنگ کیا تو وہ سب چونکے تھے۔ چھوڑو ایک دوسرے کو ورنہ ابھی میں پولیس کو بلا لوں گا، اس نے ان سب کو مشترکہ کہا۔ جٹ اتنے کمزور ہیں کہ اب پولیس کا سہارا لیں گے، اللہ دیتا کے لڑکے ہنستے چلے گئے۔ یاور نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہو آپ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی انا اور طاقت ہے جو یوں لڑ جھگڑ کر خود کو بدنام کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ وہ ان کی بات اور یاور کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اور آپ عماد بھائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے شخص ہیں، پھر بھی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاور نے مسکراتے ہوئے اس کی بات پر سر ہلایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زیاج، میں نے تجھے یہاں مشورے دینے کے لیے نہیں بلایا، جو تجھے دودھ مکھن کھلایا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ تو جٹوں کا منڈا ہے۔ یاور دانت کھچکھچاتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کرخدگی سے بولا، معاف کیجیے گا بھائی، میں اپنا دودھ مکھن یہاں حرام نہیں کرنا چاہتا، اور ہاں اللہ داد بھائی۔ یاور کے عقب سے گردن جھکا کر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ جٹ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جٹ ہوتے ہیں، ہمارے خون میں ہی غصہ اس قدر بہتا ہے کہ کوئی دشمنوں کو زمین میں گاڑ دیں تو آئندہ خیال رکھیے گا
वो एक एक कदम उठाता उस तक पहुंचा था। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, जो खून उतरा था, उसे देखते हुए वो लोग एक पल को तो खौफजदा हुए। अरे ओ छोटू, अबे अपनी उम्र देख और बातें देख, इतना सा। एक लड़के ने हंसते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटा और दूसरे हाथ से उसे बताया कि वो इतना सा है, मगर वो उसके बहुत छोटा बता रहा था। इतना सा है, तुझे मसल कर रख देंगे। वो उसकी गर्दन दबोचते हुए दांत पीस कर बोला। ज़ियाज। अमाद ने जब अपने भाई को तकलीफ में देखा तो आगे बढ़ा, मगर इससे पहले ही वो लड़का उसे छोड़कर अपनी पसलियों पर हाथ रखे कराहते हुए पीछे हटने लगा। हाय, गोली मार दी मुझे, इसने मार दिया। वो गिर गया था। यावर और अमाद बौखलाकर उसके पास पहुंचे, मगर गोली कहीं भी नहीं लगी हुई थी। उन्होंने पलटकर ज़ियाज को देखा, जो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पेशानी पे बिखरे बालों में हाथ चलाकर एड़ियों पर पलटा था। जब तुम्हें लगे कि दुश्मन सर के ऊपर से गुजर आया और अब हाथ ना उठाया जाए तो जान जाएगी, तब तुम्हें हाथ उठाने का हक हासिल है। बस 2 उंगलियां ही काफ़ी होती हैं, अगर किसी को ठीक से पड़ जाएं तो। उसके कानों में शफकत साहब की आवाज़ फिर से गूंजी थी और वो ज़ेरे लब मुस्कुराता रिवॉल्वर से गोलियां निकाल हथेली पर डालते हुए रिवॉल्वर शाने के ऊपर से पीछे उछालता आगे बढ़ गया। उनमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर पिस्तौल उठाया, मगर उसमें गोलियां नहीं थी। वो मारने के लिए अमाद की जानिब बढ़ा। बस, अमाद ने हाथ उठाकर धाड़ते हुए कहा तो वो शख्स वहां ही रुक गया। इसको अस्पताल ले जाओ। वो चारों ढलानी हिस्सा उतरते अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। ये तुमने कैसे किया ज़ियाज? मेरा मतलब है, उसकी पसलियों में ऐसा क्या मारा कि वो उठ ही नहीं सका? यावर ने उसके शाने पर हाथ रखते इस्तफसार किया। बस 2 उंगलियां, उसने अंगद शहादत और दरमियानी उंगली को आपस में जोड़ते हुए कहा। यावर भाई, आपको नहीं मालूम ये ब्लैक बेल्ट है? हावर ने हंसते हुए कहा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, चुपचाप एक कोने में खड़े तमाशा देखते रहे हो। वो अब पूरी तरह हावर की जानिब घूम गए। वो सर खुजाते मुस्कुरा दिया। भैया छोड़े ना, आप लोग जाएं, जाकर ताया घर अपना डैशबोर्ड ठीक करें, ताई घर ही होंगी। उसने बात बदली और ज़ियाज की गाड़ी की जानिब तेजी से बढ़ गया। यावर पीछो-ताप खाकर अपनी जीप की जानिब बढ़ा। मुझे लगता है मिसबा भाई का दोस्त मेहंदी लेकर आ चुका है। आतिशबाजी और फायरिंग की आवाज़ें सुनते ही हावर ने एक नज़र आसमां पर डाली और दरवाज़ा थामकर सीट पर बैठ गया। जैसे ही बैठा, इससे एक जानी पहचानी खुशबू टकराई थी, जो सलोमी की थी, जिस पर उसने ज़ियाज की जानिब देखा, जो सीटी बजाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। लग तो रहा है हम भी अभी पहुंच ही जाएंगे। वो चाबी घुमाते हुए बोला कि अचानक निगाह डैशबोर्ड पर पड़ी तो उसने गर्दन घुमाकर हावर को देखा। दोनों की निगाहें मिली तो ज़ियाज ने निगाहें झुकाई। सलोमी चूड़ियां तो यहीं छोड़ गई। अच्छा, ये तुम उसे दे देना। हाथ बढ़ाकर चूड़ियों का डब्बा उसके सामने खिसकाते हुए गोया हुआ। उसने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। पैरों की जगह बदलने पर जब उसके कदमों तले हरी पीली सब्ज चूड़ियां टूटी, उसे एहसास हुआ कि कोई चीज इसके पैर को जख्मी कर रही है। झुककर देखने पर मालूम हुआ कि वो तो चूड़ियां थीं। चंद टुकड़े उठाकर वो हैरान कुन नजरों से इन्हें देखने लगा। ज़ियाज की निगाह भी इन टूटे टुकड़ों पर गई थी। बेअख्तियार ही ज़ियाज ने भरे हुए डब्बे की जानिब देखा और फिर उसे याद आया कि ये वो चूड़ियां थीं जो सलोमी ने हाथ में थाम रखी थीं। हावर ने चूड़ियों के टुकड़े खिड़की से बाहर फेंके और उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, जो ना जाने किन ख्यालों में गुम था। ज़ियाज, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वो उसकी पुकार पर चौंका और गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। मेरी दादी कहा करती थी कि जो मर्द औरतों की चादर या फिर उसके श्रृंगार को पैरों तले रौंदते हैं, वो इन्हें कभी खुश नहीं रख सकते। उसकी बात पर हावर एक पल को तो ना समझी से उसे तकता रहा और फिर जोर से कहका लगाकर हंस दिया। तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये सब फेयर्स हमारे आबाओ अजदाद के थे, मगर अब जमाना बदल चुका है और वैसे भी वो मेरी औरत थोड़ी है। उसने खुशगवार लहजे में कहा तो ज़ियाज ने भी हंसते हुए शाने उचकाए। अगर हावर ने चूड़ियां कदमों तले रौंद दी थीं तो जिम्मेदार सिर्फ ज़ियाज था, जिसने इसके कोमल हाथों से इन चूड़ियों को गिनने पर मजबूर किया था, जो कलाइयां चूमने को बेताब थीं। एकदम वो सलोमी की तरह टूट चुकी थीं। फर्क सिर्फ ये था कि चूड़ियां तोड़ने वाला शख्स और था और दिलवाकर छीनने वाला और। बाकी की पूरी शादी में वो बेदिली से ही शरीक हुई थी। वो लोग वलीमे की तकरीब के बाद शहर की जानिब रवाना हो गए थे। यावर की शादी में ज़ियाज उसकी नींदें हर चुरा कर ले गया था। उसे मीठा सा दर्द और इंतजार सौंप कर गया था, जो उसने आज तक किया। सलोमी के दिल में ये बात इन 5 सालों में एक मर्तबा भी नहीं आई थी कि ज़ियाज किसी और को भी चाह सकता है। और अब वो मिसबा की शादी में आया तो उसका चैन सुकून सब उड़ा ले गया। एक तूफानी खामोशी उसकी बोलती आंखों में छोड़ गया। वो हंसी जो उसे याद करके सलोमी के होंठों को छू जाती थी, अब वो याद आंसू की सूरत अख्तियार कर चुकी थी। वो चिंगारी जो उसने 5 साल के अरसे में अपने हाथों से अपनी रूह और तन में लगाई थी, वो अब आग की सूरत अख्तियार किए उसे जला रही थी। वो इतनी जल्दी बदल जाएगा उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, मगर वो मौसम की मानिंद बदल गया था। दिन बहुत तेजी से गुजरते चले गए थे। मिसबा भाई के यहाँ एक गोल मटोल सा नन्हा सा गुड्डा पैदा हुआ था, जिसके साथ वह हर वक्त खेलती रहती थी। सालिया बेगम उसकी खोखली मुस्कान देख देख तंग आ चुकी थी। आखिर उन्होंने उसे घेर ही लिया। वो सहन में कुर्सी डाले आंखें मूंदे सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाए सीने पर हाथ लपेटे बैठी थी। बारिश के कतरे रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर गिर रहे थे, मगर वो पलके तक चिपकने को ना थी। सालिया बेगम अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकली, उनके कदम जमीन ने जकड़ लिए। उनकी निगाहें सलोमी के बिखरे तर बालों से होती उसकी हल्दी रंग चेहरे पर जा ठहरी। दुनिया जहां की उदासियों ने उसके चेहरे को अपने हिसार में ले रखा था। सलोमी, वो आगे बढ़ते हुए झुककर उसके शाने पे हाथ रखते बोली। वो हट बढ़ाकर
एकदम से उठी थी और खौफ से भरी निगाहों से इन्हें यूं देखने लगी जैसे उसे करंट लगा हो। ओह आप! वो खजल सी होकर दिल पर हाथ रखकर बोली, अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। उनके लहजे से मालूम हो रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। रेशमी आंचल शाने पे टिकाए, बालों को कमर पर डाले, वो उनके पीछे पीछे कमरे की जानिब बढ़ गई। बैठो। इशारा कुर्सी की जानिब था। वो खुद चारपाई पे बैठ गईं। वो उसे तकती रहीं और वो कन्फ्यूज सी होकर सर झुकाए हथेलियां मसलने लगी। तुम किसी को पसंद करती हो? अचानक ही ऐसे सवाल पे वो बौखला के रह गई थी। क्या? मैंने जो पूछा उसी का जवाब दो। कौन है वो? अब ये मत कहना कि कोई भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें छोड़ चुका है। एक दोस्त की तरह वो नरम लहजे में बोल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। नजरें चुराते हुए वो आहिस्ती से बोली, बेवकूफ़ समझ रही हो क्या मुझे? एक बात ध्यान में रखना, तुम जिसके ख्वाब देखती थी ना, वो उसे आस पास आने का इशारा करते हुए एक पल को खामोशी। सलोमी उठकर उनके पास जा बैठी। वो वाकई तुम्हारा नहीं हो सकता। उसकी रगों में ही बेवफाई दौड़ती है। भूल जाओ उसे। उनकी बात पर उसने गर्दन घुमाकर आंखें फाड़े खौफ से उन्हें देखा। आप किसकी बात कर रही हैं? उसे हैरानी हुई थी। ज़ियाज यज़दानी, वही था ना जिसके ख्वाब तुम खुली आंखों से भी देखती थी। वो तो उस शख्स तक भी पहुंच गई थी। अब कोई फायदा नहीं था झूठ बोलने का। लब काटते हुए वो नम पलकों को चिपका कर आंसू पीछे धकेलती सर झुका गई। देख पुत्र, ये उम्र ही ऐसी होती है जो दिल को हसीन लगता है उससे मोहब्बत होने लगती है। फिर कोई दूसरा शख्स नजर ही नहीं आता, मगर मोहब्बत जहर है। ऐसी जहर जो रगों में उतरते ही हलचल मचा देती है। मौत नहीं आती, मगर ये मोहब्बत मौत से पहले मार जाती है। वो उखड़े फर्श को फैली हुई आंखों से घूरते हुए खोए खोए और जख्मी लहजे में कह रही थी। सलोमी ने जरा सा गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। वो खामोशी से आंसू बहा भी रही थी। क्या आपने अब्बा से मोहब्बत की थी? उसने गैर इरादी तौर पर इस्तफसार किया तो सालिया बेगम ने अस्बात में सर हिलाया। पता नहीं, फिर आप दुखी क्यों हैं? मोहब्बत हासिल करने के बाद खोई है, और मुझे तो अभी चंद पल सिकों के हासिल भी नहीं हुए थे। अम्मा, वो बुड़बड़ाई थी, मगर वो सुन चुकी थी। तभी तो जख्मी सा मुस्कुरा दी। इससे पहले कि वो कुछ कहती दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। वो आंसुओं को रगड़ते हुए उठ खड़ी हुई। सालिया बेगम ने अस्बात में सर हिला दिया और पल्लू से आंखों को साफ किया था। आज उनके दरमियान माँ बेटी से बढ़कर एक और दोस्ती के रिश्ते ने जन्म लिया था। अरे हावर, तुम कब आए? कुंडी खोलते ही उसने सामने खड़े हावर को देखा, जो एक हाथ दीवार पर रखे उसकी जानिब झुका और भवें उचकाकर मुस्कुरा दिया। अभी अभी आया हूँ। अब अंदर आने दोगी या यहाँ से ही वापस कराची भेज दोगी? वो उसे शर्मिंदा कर गया। ओह, आई एम रियली सॉरी, प्लीज कम। वो मुस्कुराते हुए एक जानिब हुई और शहजादियों की माने घुटनों पर झुककर हाथ से अंदर आने का इशारा किया। वो हंसते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसकी ग्रे शर्ट भीगकर बदन से चिपक चुकी थी और सिल्की बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिनमें से बारिश के कतरे गिर रहे थे। हावर बेटा, कब आए कराची से? सालिया बेगम आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमकर सर पर हाथ रखते बोली, अभी अभी आया था। जब बारिश शुरू हुई तब मैं आकर बैठा ही था। सोचा बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी, तो आप दोनों से ही मिला हूं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अच्छा किया, अच्छा किया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ। वो उठते हुए बोली, ताई माँ, सालिया स्पेशल पकौड़े और अदरक वाली कड़क चाय। उसने चुटकी बजाते मुस्कुराकर फरमाइश की। ठीक, बस थोड़ा सा इंतजार में अभी आई। सलोमी भाई को टॉवल दो, कितना भीग चुका है, मामा ने उसे कहा तो वो उस बात में सर हिलाते कमरे में पड़ी। वाहिद लोहे की अलमारी की जानिब बढ़ गई। आते ही फरमाइशें शुरू कर दी तुमने। उसने पलटकर घुरी नवाजी और टॉवल उसकी जानिब बढ़ाया। इधर आओ, तुम किधर चली? उसे खिसकते देख वो तेजी से गोया हुआ। माँ की मदद करने जा रही हूँ, इधर आकर बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठने के लिए नहीं आया। वो करखतगी से बोला, अच्छा मैं तुम्हारे लिए फालसे का शरबत तो ले आऊँ? अभी माँ ने बनाया था। ठीक है जाओ, और सिर्फ 2 मिनट में वापस आओ, नहीं तो मैंने भी किचन में ही आ जाना। और याद है ना पिछली मर्तबा मैंने क्या किया था? हावर ने उसे धमकी देते कहा तो वो हंसती। पिछली छुट्टियों में जब वो आया था तो उस पर खाना बनाने का भूत सवार था। घर में तो चाची ने उसे किसी चीज़ को हाथ भी ना लगाने दिया, तो जनाब ने रुख किया इधर का और फिर किचन में घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि अम्मा सदमे से सर पकड़ कर रह गई। ठीक है, वो कहका लगाकर कमरे से निकली। अभी सहन में पहुंची ही थी कि उसके कानों में जो आवाज़ पड़ी, उसने उसके कदम सहन में ही रोक दिए। जी आंटी, पढ़ाई तो मुकम्मल हो चुकी है। बिजनेस की ट्रेनिंग भी डैड के साथ ही की है और अब इंशाल्लाह 1-2 महीनों बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगा। अच्छी बात है, फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करना चाहिए। मगर यू नो व्हाट? सालिया बेगम ने पकोड़े निकाल कर ट्रे में रखते हुए उसकी जानिब देखा। वो दुश्मन चांग किचन में सालिया बेगम के पास बैठा था। मैं क्यों घबरा रही हूँ? जब किस्मत में ही वो नहीं तो उसके मुतालिक सोचना कैसा? गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को कंपोज करती वो आगे बढ़ी, मगर दिल की रफ्तार तो उसकी मौजूदगी में हमेशा ही तेज हुआ करती थी। तुम्हें खुद को मनवाना चाहिए, अपनी काबिलियत दुनिया के सामने शो करनी चाहिए। कहीं और जॉब करो, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए तो सारी उम्र ही पड़ी है। उन्होंने कहा, यू राइट आंटी। उसने मुस्कुराते हुए मुत्तफिक होकर इस बात में सर हिलाया। उन्होंने प्लेट में पकोड़े डालकर उसके सामने पड़ी छोटी मेज पर रखे और साथ चाय का मग भी। उसने अभी एक पकोड़ा उठाया ही था कि सलोमी ने उसके सामने से प्लेट उचका ली। ज़ियाज ने चौंकते हुए सर उठाया। उसी लम्हे सलोमी ने भी उसकी जानिब देखा था। एक की निगाहों में हैरानी थी तो दूसरे की आंखें खाली थीं, उजड़ी हुई। कुछ पल के लिए यूं हुआ कि इन दोनों के लिए दुनिया वहां ही थम गई, लम्हे वहां ही रुक गए।
बस वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचे। वो आज भी वैसा ही था, शहर अंगेज शख्सियत का मालिक, काला कुर्ता पाजामा जेब तन किए वो आज भी उतना ही हैंडसम लग रहा था जितना पहले था। पेशानी पे बिखरे बाल और मुस्कुराते होंठ जो लम्हे के 1000वें हिस्से में सिकुड़े थे। ये प्लेट हावर की है मामा, आप और बना लें, हावर का हिस्सा मैं किसी को देने के हक में नहीं हूँ। वो चौंक कर सीधी हुई और एक उचटती निगाह उस पर डालकर चाय का कप भी उठाए वहां से हट गई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें और बना देती हूँ। इन्हें सलोमी के इस रवैये पर तप चढ़ी थी, मगर अभी उनको लगा था कि उसने ठीक किया। वो बस मुस्कुरा ही सका था। हाँ, वो बदल सकता था, सब कुछ भूल सकता था। तो वो भी सलोमी जट थी, वो भी बदल सकती थी। अरे क्या हुआ, गुस्से से भरी भराई क्यों आ रही हो? उसने जब प्लेट उसके सामने पटकी तो वो चौंका। तुम उसको साथ क्यों लाए हो? किसको? जियाज यजदानी को। उसने तुम्हें क्या कह दिया? पकौड़ों के साथ इंसाफ करते हुए हावर ने सफसार किया। तुम्हारे हक पे डाका डाल रहा था, मैंने भी खरी खरी सुना दी। उसने लड़ाका औरतों की तरह दांत किचकिचाते हुए कहा। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। तो क्या कोई मेरे हक पर डाका डालेगा तो तुम इस तरह उसको खरी खरी सुनाओगी? जी जनाब, बिल्कुल, बल्कि तुम्हारा हक इसी तरह लेकर आऊंगी जिस तरह ये पकोड़े लेकर आई। उसने आंख दबाकर कहा। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ब्रो। वो झुककर उसके बाल बिगाड़ कर गोया हुई। वो सरस बात में हिलाकर गहरी सोच में डूब गया। वो उसके सामने बैठी फोन के मुतालिक कुछ कह रही थी, मगर वो इन्हें मार्ग से उसे देखते हुए कुछ और ही सोच रहा था। बारिश रुकी तो मौसम मजीद खुशगवार हो गया। ठंडी मीठी हवा, दरख्त खुशी से झूम रहे थे। चारों एतराफ फैली फसलें और आधे एकड़ पर फैले गुलाब के सुर्ख फूल भी मुस्कुराते हुए माहौल को महका रहे थे। आज लोगों के आने की खुशी में वो सब कजन्स एक जगह इकट्ठे थे और आज वो लोग डेरे पे घूमने आए हुए थे। हावर और तल्हा उसे भी अपने साथ खींच लाए, मगर यहाँ आकर उसको जी जलता रहा। वो हर वक्त सामने होकर भी उसका नहीं था। उसने भीड़ से खुद को अलहदा किया और छोटी सी नहर जो ट्यूबवेल और बड़ी नहर के पानी से फूलों और फसलों को सैराब करती थी, उसके पुल पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे नहर के गिर्द आलूदा पानी को घूर रही थी। मोहब्बत भी एक खेल ही तो है, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो तो इंसान बाजी हार जाता है। उसने सर उठाकर नीले आसमां को देखा जहां आज फिर बादल छा चुके थे। टीवी पे बताया गया था कि 2 हफ्ते तक मौसम खराब रहेगा और वैसा ही हो रहा था। मैंने भी तो इस खेल में कोताही बरती है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। 5 साल इस शख्स के लिए ज़ाया कर दिए जो मेरा था ही नहीं। लब को चलते हुए उसने अपनी हवा के जोर पे झूमते सिल्की बालों को हाथ बढ़ाकर कान के पीछे किया, गर्दन घुमाकर खुद से बहुत फासले पर इन सब के झुरमुट को देखा जो खुशी से भरपूर कहके लगा रहे थे। ए अल्लाह, काश मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती तो आज तुझे हासिल कर लेती, मगर मैंने खुद इंसान का इंतखाब किया, तुम्हारा क्यों ना किया। वो बेबसी से आसमां को देखते हुए सर पुल के गिर लगे जंगले से टिकाए जेरे लब बुड़बड़ाई थी। तभी उसकी आंखें खामोशी से दिल का साथ देते हुए बरस दी। हाँ, मैं इंसान हूँ और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो तुझे नहीं तुझसे तेरे बंदे को मांगता है। मैंने भी तो वही किया। बेसाख्ता ही वसर घुटनों पर टिकाए बिलक बिलक कर रो दी। बारिश फिर से बरसने लगी थी। सबने उसे पुकारा था, मगर वो कहाँ सुन रही थी किसी की। वो सब अपने अपने कपड़े और लड़कियां अपना मेकअप बचाकर डेरे पर मौजूद कमरे में जा घुसी, जहाँ एक बहुत बड़ी लोहे की चारपाई पड़ी थी। वो सब उस पर गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए थे। जियाज लकड़ी के दरवाजे से टेक लगाए बाहर रफ्ता रफ्ता तेज होती बारिश को देख रहा था कि अचानक उसे याद आया, स्लोमी वहां पुल पे बैठी थी। उसकी निगाहों के सामने उसका सोगवार सुरापा आया था। गर्दन घुमाकर हावर और तलहा को देखा जो सबके साथ कहके लगा रहे थे, अगर किसी से कहा तो मजाक उड़ाएंगे मेरा, इंसानियत तो इसी में है कि मैं उसे ले आऊं। वो सोते हुए जैसे ही कमरे से निकला, हावर ने सर उठाकर उसकी पुश्त को देखा। आई एम सॉरी सलोमी, मगर तुमने ही कहा था कि तुम्हारे हक के लिए तुम सबसे लड़ लोगी। अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीत नहीं सकूंगा और मेरी हार के साथ तुम्हारी हार जुड़ी है। तुम्हें जिताना ही मेरा मकसद है। वो थोड़ी खुजाते हुए सोचकर बहुम सा मुस्कुरा दिया। दिल में कहीं ना कहीं निदामत जरूर सर उठाए। उसका मुंह चढ़ा रही थी कि वो उसे बारिश में छोड़ आया, मगर फिलहाल वो सर झटक गया, ये जरूरी था। उसकी माँ के मुतालिक मशहूर था कि वो अपने शौहर के साथ वफादार नहीं थी, किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और ऐसे कई बहतान, मगर सालिया बेगम से उसने अक्सर यही सुना था कि उसके वालिद ने बेवफाई की थी। कौन सच्चा था कौन झूठा, वो अपनी 19 साल उम्र में कभी जान ही नहीं सकी थी। पुल से उतरकर वो पगडंडी पर चलती आगे बढ़ गई थी। वो उसे ढूंढता जब पुल पर पहुंचा तो वो वहां मौजूद नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? इस्तराबी कैफियत में बालों में उंगलियां चलाते वो इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था। वो कहीं भी नहीं थी। स्लोमी कहाँ हो तुम? वो ऐसा ऐसा चलता उसे आवाज़ें देता कुछ आगे निकल आया था। अब यहाँ से सुर्ख गुलाब के फूलों के खेत शुरू हो रहे थे और वो उसे दिखाई दे गई। मंदिर पर बैठी फूल हाथ में थामे एक एक पत्ती को नोच कर बिखेर रही थी। वो दूर से ही उसकी सुर्ख आंखों की वीरानी देख पा रहा था। सीने पे हाथ लपेटे वो चंद पल वहां खड़ा उसे देखता रहा। स्लोमी के चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। वो मुझसे मोहब्बत करता है? नहीं करता? करता है? नहीं करता? गुलाब की एक एक पत्ती तोड़कर फेंकते हुए वो शायद अपनी मोहब्बत आजमा रही थी। सियाज ने कदम उसकी जाने बढ़ाए। करता है? वो
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخری پتی کو اتار کر اپنی جھولی میں ڈالتے ہوئے وہ چیخ اٹھی تھی۔ ساری پتیاں سمیٹ کر وہ اٹھی اور ان سب کو ہاتھ اوپر اٹھا کر فضا میں اچھالا۔ ہوا کا رخ پیچھے کی جانب تھا، تبھی وہ ساری پتیاں زیاج کے چہرے کو چھو کر اس کے قدموں میں جا بکھریں۔ کون کیا کرتا ہے؟ اس نے مدھم گمبھیر آواز میں استفسار کیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا۔ وہ جو اس قدر خوش تھی کہ اسی خوشی میں جھومتی یہ بھول گئی کہ استفسار کرنے والا خود زیاد یزدانی ہے، اور جیسے ہی پلٹی اس کی زبان کو وہاں ہی بریک لگ گئی۔ کون محبت کرتا ہے؟ لہجہ نارمل سا تھا، مگر سلومی کو تب چڑھ گئی۔ بھلا کوئی شخص اتنا بے وقوف بھی ہوتا ہے؟ نہیں، حد ہی ہوگی۔ ویسے اس قدر تو تم معصوم ہو نہیں جو میری دلی کیفیت سے واقف نہ ہو، محض میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ منہ بسوڑے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کی جانب افسردگی سے دیکھتے ہوئے وہ جیسے ہی اس کے عقب سے نکلی، ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ گلے پہ ہاتھ رکھتے رکھتے بھی کھچاؤ کے زیر اثر ریشمی سفید آنچل اڑ گیا۔ وہ خوفزدہ سی سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹ کر پلٹی۔ وہ جو اسے کھری کھری سنانے کا ارادہ کر رہی تھی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی کہ آنچل تو پھول کے کانٹوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر آنچل چھڑوانے لگی۔ وہ ہنوز جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رخ پھیرے آسماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، وہ جو اس کی جانب انہماک سے دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے؟ پل میں تولا پل میں ماشا کیوں ہو جاتا ہے؟ تبھی شہادت کی انگلی میں جب کانٹا چبھا تو وہ بے اختیار ہی سسکاری بھرتی 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر گئی۔ وہ اس کی جانب پلٹا، 1 منٹ میں صورتحال سمجھتے ہوئے آگے بڑھا اور آنچل کانٹوں سے نکال کر اس کی طرف قدم بڑھاتے الجھا سا نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے سفید آنچل کو دیکھنے لگا۔ اسے وہ پکار نہیں پا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ دونوں ملے تھے تو ان کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ تب سلومی صرف 14 سال کی تھی اور زیاد 20 سال کا تھا۔ وہ سلومی کو بچوں کی طرح ہی پیار سے مخاطب کرتا، اس نے دوستی بھی کی تھی، مگر ادھر سلومی اس کی ان سب مہربانیوں اور نرمی کو محبت سمجھ بیٹھی۔ کچی عمر کے خواب اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ جب پورے نہ ہوں تو زندگی بھر دل کے دریچوں میں سے سکتے تڑپتے کھڑے رہتے ہیں۔ سلومی کو لگتا تھا کہ وہ بھی اسے چاہتا ہے، مگر اب جو سب کچھ ہو رہا تھا وہ حیران کن تھا۔ مصباح کی شادی پہ جب وہ آیا تھا تو پہلی ملاقات اچھی تھی، محض سلام تک کی، مگر سلومی کو لگا تھا کہ ابھی کہانی باقی ہے۔ مگر جب زیاج نے زمین سے بات کی، اسے اگنور کیا تو ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئیں۔ اے ناداں لڑکی، وہ کہاں اور تم کہاں؟ وہ شہری بابو اور تم ایک دیہاتن۔ وہ 25 سالہ عمر میں ہی اپنے والد کے لمبے چوڑے بزنس کو سنبھال چکا ہے، اور تو انٹر پاس۔ آخر کیوں تو نے 5 سال اس کے انتظار میں گزارے؟ آنکھوں کو وہ خواب کیوں دکھائے جو کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے؟ خود کو لپٹ کر بوجھل سانس بھری اور سر جھکایا۔ زیاج نے تبھی دوپٹہ اس کے دونوں شانوں کے گرد لپیٹ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ سلومی کو مانو یوں لگا ساری جان اسے کے ایک ہاتھ میں آ ٹھہری ہو۔ اس کے اٹھتے قدموں سے بھی وہ زیاج کی خفگی کو بھانپ گئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں سلومی، جب سے ناز آنٹی لوگ آئے ہیں تم ادھر بہت کم آتی جاتی ہو، کیا بات ہے؟ یاور بھائی کی بیگم اسے استفسار کر رہی تھیں۔ نہیں تو بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا، اتنے سارے مہمان ہوں تو بندہ اچھا نہیں لگتا آتے ہوئے۔ وہ ایک لمحے کو تو گھبرائی۔ بھابھی نے اس کے سامنے پڑے طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے اور پلٹ کر اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ اچھا، ایسا کچھ مجھے تو نہیں لگتا۔ خیر، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو مت بتاؤ۔ وہ خفگی سے شانے اچکا کر رخ پھیر گئی۔ اچھا بتاتی ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ یا کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سلومی نے رازداری سے اپنے سارے راز بھابھی کی گوش گزار کر دیے۔ بھابھی تو سن ہی رہ گئی تھی۔ معاملہ اتنا سنجیدہ ہوگا وہ جانتی نہیں تھی۔ تو تم جانتی ہو زیاج کی منگنی ہو چکی ہے اپنی پھپھوزاد کے ساتھ۔ یہی تو وہ بم تھا جو اسے پوری طرح جلا کر راکھ کر گیا۔ اور وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے بھابھی کو تکتی رہ گئی، جیسے کوئی ڈرانا خواب ہو۔ عشق کی شدتوں کے باوجود کیوں نہ ہوئے تم ہمارے، یہ الجھن دل میں باقی ہے، بس تھوڑی سی۔ سلومی نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگتا تھا کہ زیاج کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، مگر وہ تو اس کی منگیتر تھی، یعنی زمین اور زیاج۔ مجھے لگتا ہے تم اس بات سے بے خبر تھی، اب جب معلوم ہو چکا ہے تو بھول جاؤ، کیونکہ تم جٹوں کی بیٹی کے ساتھ ساتھ بہو بھی بننے جا رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اسے 440 واٹ کا جھٹکا دے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بھابھی رکیں، مجھے بتائیں آپ۔ وہ بے سدھ ان کے پیچھے بھاگی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی ہال میں پہنچی وہاں سب موجود تھے۔ سب نے گردن گھما کر اسے اور اس کے بکھرے بالوں اور سر سے ڈھلک کر شانوں پر آئے دوپٹے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا، اور پھر آگے آگے آتی بھابھی کو دیکھا تھا۔ بھابھی نے پلٹ کر آنکھوں سے ہی اسے نفی کی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سلومی، یہاں آؤ بیٹا۔ ماما نے اسے اپنی جانب پکارا۔ اس نے ایک نظر زیاج پہ ڈالی جو مسکراتے ہوئے چاچا سے بہت ادب سے احترام سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتی انگلیاں ٹرکاتی آہستہ آہستہ ماما کی جانب بڑھی۔ سالیہ بیگم بہت خوش بیٹھی تھیں آج۔ سب سے باتیں کرتے، سب کے کہکوں اور ہنسی میں ان کی ہنسی بھی گونج رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا۔ اچانک یہ ایسا ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، گلے سے لگایا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جاؤ، جا کر آرام کرو پتر۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بھابھی کا جٹوں کی بہو کہنا، ماں کا سب کے ساتھ یوں گھل مل کر بیٹھنا۔ وہ چونکی۔ اس نے کچھ اور محسوس کیا تھا، جیسے ہی نگاہ ہاور پر پڑی جو وہاں ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ہاتھ کو ہونٹوں پر رکھے سر جھکائے وہ سرمئی لباس میں اس کا ہی افسردہ سا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے
हावर ने सर उठाया तो वो कांप कर रह गई। सुर्ख आंखों में बेशुमार आंसू चमक रहे थे। रत जगहों की बोलती मिसाल बना बैठा था वो शख्स। उसके सामने वो लड़खड़ा सी गई थी। हावर बेबसी से मुठ्ठियां भींचते दांतों पे दांत जमाए वहां से उठा और बिना रुके तेज कदम उठाता हॉल से निकल गया। उसके खौफ से फटी आंखों से बेशुमार मोती गिरे थे जिसकी उसे खबर नहीं थी। वो तो हनूज उसकी पुश्त को देख रही थी। तो जट्टों की बहू जा मतलब हावर। और वो अचानक ही एक कहका फजा में गुंजा। उसने रुख फेर कर सियाज की जानिब देखा जो बर्फी का टुकड़ा उठाते हुए तलहा की किसी बात पर हंसा था। वो बेहिसी किस कदर खुश था वो बेहिस। उसकी मुस्कुराहट कह के सलोमी को जहर लग रहे थे। उसका बस चलता तो इस वक्त ज़ियाद यज़दानी का गला दबा देती। हैरान और वैसे ज़्यादा निगाहों को उस पर टिकाए वो ये भूल चुकी थी कि वो सब मौजूद हैं और नास बेगम उसे कनखियों से तक रही है। नास बाजी, चने निकाह का जोड़ा तो आप ही पसंद करेंगी। हावर और सलोमी के लिए चाची की सुई हमेशा नास बेगम पर ही अटकती थी। वो चौंक कर सर हिला उठी। चने ना यज़दानी भाई साहब आप भी। उन्होंने अब की बार रुख यज़दानी की जानिब किया। अरे भाई मैं वहाँ क्या करूँगा, औरतों का मामला है। उन्होंने बहाना बनाना चाहा। जट साहब भी आ रहे हैं, आप भी चले। सोने का मामला है, मर्द तो साथ होने चाहिए ना। चादर सर पर दुरुस्त करते उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया। वो घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। चलो भाई उठो जट साहब, उन्होंने चाचा से कहा तो वो भी उठ खड़े हुए। सलोमी अंदर जाओ, मामा ने आगे बढ़कर धीमी आवाज़ में उसे रिताड़ा मगर वो टस से मस ना हुई। तभी उन्होंने उससे बेजान मूरत को सख्ती से शानों से थामकर उसका रुख ज़ियाद से फेर दिया। 1 महीना हो चुका ज़ियाद यज़दानी की मंगनी हुए और सुनने में आया है कि ये लव मैरिज है। तुम्हें खुद को जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मानती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है सब कुछ, मगर हावर अच्छा लड़का है। उम्मीद है तुम्हारा नसीब मेरे जैसा नहीं होगा। उनकी बातों की सलोमी को खाक समझना आई। वो पलटकर इन सब की जानिब बढ़ गई तो फिर से पलटकर उसे देखने लगी। इन सब की भीड़ में जब ज़ियाद ने नज़र उस टूटी मूरत पर डाली जो खामोशी से आंसू बहाती उसे ही देख रही थी, ज़ियाद को यूं एहसास हुआ जैसे बर्फी का टुकड़ा गले में ही फंस गया हो। सलोमी ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाते हुए निचले लब को सख्ती से दांतों तले दबाया था। उसके कांपते हाथ एक दूसरे में सख्ती से भींचे हुए थे। ज़ियाद ने नासमझी से मुस्कुराते हुए उसे इशारे से ही बर्फी खाने की ऑफर की। सलोमी का खून खौल उठा। उसका दिल चाहा वो उसे 1-2 तो ज़रूर ही लगा दे, मगर वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। सब बड़े जब वहाँ से चले गए बस ज़ियाद, दोनों भाभियाँ और तलहा रह गई तो वो वहाँ से जाने ही लगी थी जब तलहा ने उसका हाथ थामते हुए गाना शुरू किया। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, गंवारों को कितना सताओगी रानी। वो दोनों हाथ जोड़े आंख दबाकर गुनगुनाती उससे लिपट गई। तलहा, सलोमी को ऊपर ले जाओ। मिसबा भाई की बीवी ने नन्हे बच्चे को जलाते हुए कहा तो वो इसे दोनों शानों से थामे सीढ़ियां चढ़ने लगी। ओह यार, उसे अपने कमरे में बिठाती उसने सर पीटा। मिठाई का थाल तो नीचे ही रह गया। तुम बैठो, तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हावर और मैं नहीं मेरे अल्लाह। वो खौफ ज़दा से सिसक उठी। जहाँ तक मुझे लगता है हावर मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। हम दोनों ही खुश नहीं हैं। फिर क्यों ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है? उसने सर दोनों हाथों पे गिरा लिया। तभी मर्दाना कदमों की आहट दहलीज पर उभरी और फिर उसके करीब आ रुकी। झटके से सर को उठाया तो सामने ही ज़ियाद खड़ा था। वो करंट खाकर उठी थी। उसके अकब से निकलकर जाने ही लगी थी कि ज़ियाद ने उसका हाथ थामते हुए अपनी जानिब खींचा। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और उसके दाएं बाजू में आ गिरी। उसके छूने का एहसास सलोमी को करंट की तरह लगा था। एक बात कान खोलकर सुन लो मिस सलोमी जट, दाएं शाने से दबोचकर अपने सामने करते हुए वो दांतों पर दांत जमाए सख्त लहजे में गोया हुआ। सलोमी की निगाहें उसके हाथ पर थीं जो उसके नाजुक बाजू में पेवस्त था। तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ की ख्वाहिश की बिना पे हो रही है। मेरे डैड ने तुम्हारे रिश्ते के लिए मामू मोमानी को मनाया है। वो कहकर चंद पल उसकी हैरत से फटी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, मुझे मेरे डैड की इज्जत सबसे बढ़कर है। कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम मत देना जिस वजह से मेरे डैड की इज्जत और आबरू पे कोई आंच आए। ऐसा हुआ तो ज़ियाद यज़दानी से बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे पीछे धकेल कर पलटा। सलोमी ने तवाज़ुन बरकरार रखा और भागते हुए उस तक पहुंची। तो तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है यज़दानी साहब, मगर अब जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। उसने ज़ियाद का रास्ता रोकते हुए कहा। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? गलत तुम कर रही हो। शर्मो हया का दामन थामे रखोगी वरना मुंह के बल गिरोगी। गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज़ कांप गई थी। वही तो थामे रखा, मगर किसी ने मेरी शर्मो हया की परवाह नहीं की और देखो मैं मुंह के बल गिर गई। पूरे इसरार मुस्कुराहट होंठों पर लिए वो उससे एक निगाह देखकर वहां रुकी नहीं थी और वो वहां ही खड़ा रह गया। खुशफहमी में पड़े रहते हैं साहब, एक यही तो हद है वो जिसमें आप हमारे हैं। उसके एक फिक्रे को सुलझाते हुए वो सर नफ़ी में झटक कर दहलीज फलांग गया। टेरिस से ही उसने सलोमी को सर पर पाँव रखे भागते हुए हवेली का खारजी दरवाज़ा अबूर करते देख लिया था। अपनी माँ पे गई है, उसकी लड़की भी, और मैं नहीं चाहती वो तुम्हें अपनी जुल्फ का असीर कर दे, इसलिए तुम्हारी मंगनी तुम्हारे डैड ने ज़मीन से कर दी है। सुमातों में नाज बेगम की आवाज़ गूंजी थी और तब उसने वही किया था जो उसके वालिदैन की मर्जी थी और वो हमेशा से वो करता आया था जो उसके वालिदैन कहते थे। और अब वो सोचने पे मजबूर हुआ था कि कौन गलत था,
किस में जहर भरा था? सालिया बेगम गलत थी या फिर रस्म दुनिया? अब सलोमी गलत थी या फिर वो सब जो उसकी मर्जी के बगैर ही इस रिश्ते में बांधे जा रहे थे? बड़ों की इज्जत रखना गलत था या फिर बच्चों की मर्जी के बिना इन्हें एक अनचाहे बंधन में बांध देना गलत था? खुद से कितनी ही देर उलझता रहा और फिर सर झटक कर पलट गया। जियाज ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। आज जुमा था तो वो तीनों बाप बेटे घर ही मौजूद थे। चारों अफराद इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे कि नाज बेगम ने सलोमी का किस्सा छेड़ लिया। मुझे तो वो बिल्कुल सालिया की कॉपी लगती है। आपने कुछ अच्छा नहीं किया हावर के साथ। उनके लहजे में शिकवा था। पहले तुमने ही कहा था कि मैं सालिया से हावर और सलोमी की बात करूं। अब खुद ही पछता रही हो। और वैसे तो मुझे ये बताओ कि सालिया में क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने सख्ती से इस्तफसार किया। अमाद और जियाज अपने अपने फ़ोन की जानिब मसरूफ़ थे, मगर दोनों के कान हमेशा की तरह उनकी बातों की तरफ ही मुतवज्जो थे। मैंने तब जिस वजह से कहा था आपको बता चुकी हूँ। देखा नहीं मिसबा की शादी पे कि वो कैसे जियाज को देखती थी, और उस दिन भी कैसे बेबाकी से सबके सामने जियाज को घूर रही थी। ज़रा भी शर्म हया नहीं इस लड़की में, उन्होंने राजदारी से कहा। यजदानी साहब ने सर थाम लिया। बेगम, आप अपनी नेगेटिव निगाहों को थोड़ा कम इस्तेमाल करें। जियाज की मंगनी हो चुकी है और कल इस बला का निकाह भी हो जाएगा, मगर मुझे डर है कहीं वो भी सालिया की तरह हावर को मरवा। इससे पहले कि वो कुछ मजीद कहती, जजानी साहब ने उनका हाथ दबाया। जियाज का फ़ोन बजा तो वो उठकर वहाँ से चला गया। अमाद भी वहाँ से उठ गया। वो फिर से बोली, अगर हावर के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब आप चाहती क्या हैं मोहतरमा? वो जिज आ चुके थे नाज बेगम की उठपटांग बातें सुन सुनकर। यही कि हावर का निकाह इससे नहीं होना चाहिए। वो इत्मीनान से गोया हुई। आपका दिमाग तो दुरुस्त है नाज बेगम। वो उछल ही तो पड़े थे। मेरी बात गौर से सुने यजदानी। उसने नरमी से उनका हाथ दबाते आवाज़ मध्यम की। वो दोनों जो दीवार के पीछे छुपे सब सुन रहे थे। आवाज़ खुद तक ना पहुंचने की वजह से बदमज़गी से एक दूसरे की शक्ल देखकर रह गए। अरे यार, ये आंटी सालिया तो बड़ी डेंजरस निकली। सच में चाचा हामिद को मरवाया उन्होंने? अमाद ने अपने मखसूस अंदाज तजस्सुस आमेज लहजे में कहा। क्या पता ये सब यूं ही बातें हों। मैंने सुना था कि वो किसी के इश्क में मुबतला हो गई थी, मगर उनकी शादी अपने तायाजाद हामिद से हो गई और उस शख्स को फिर भी नहीं छोड़ा था। वो शख्स शादी के बाद भी उनसे मिलने आता था। एक दिन चाचा को मालूम हो गया तो वो भड़क उठे और इससे पहले कि वो कुछ करते, आंटी ने अपने महबूब के हाथों इन्हें मरवा दिया। और हवेली से भी इसलिए गई कि उस शख्स से मुलाकातें कर सकें। वो मज़े से यूं स्टोरी सुना रहा था जैसे किसी ड्रामा ही हो, ना कि हकीकत। व्हाट आई थिंक ये सब बकवास है। मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। वो बहुत नेक और शरीफ खातून है। वो शीशे का दरवाज़ा धकेल कर कमरे में दाखिल हुआ। लो भाई, पूरा गांव जानता है। वैसे सच सच बता, सलोमी और तुम्हारे दरमियान कुछ था? अमाद ने उसे कोनी मारकर आंख दबाकर शर्रीर लहजे में इस्तफसार किया। खुदा का खौफ करो भाई, वो मुझसे 6 साल छोटी है। अगर उसके दिल में कुछ है तो मुझे मालूम नहीं। वो शाने उचका के बेड पे चित लेट गया। अमाद गहरी सोच में डूब गया, जबकि जियाद की सोचों का दारोमदार सलोमी थी। आप ये क्या कह रही हैं नाज बेगम? इनकी बात पर यजानी साहब उछल ही तो पड़े थे। यजानी, मैं वो कह रही हूँ जो सबके लिए बेहतर है। दिमाग खराब हो गया आपका। अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो बच्ची टूट जाएगी अगर ये निकाह ना हुआ तो। यजदानी साहब उठकर इन्हें डपटकर वहां से चले गए थे। बहुत कुछ हो सकता है यजदानी साहब, और होगा भी। उनके होंठों को पुरअसरार मुस्कुराहट ने छुआ था। फोन उठाकर शनाज चाची का नंबर डायल करने के दौरान वो क्या क्या नहीं सोच चुकी थी। वो घर के घुटनज़दा माहौल से थक कर डेरे पे चली गई थी, मगर वो जो अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही थी वो कम नहीं हुई। यजदानी साहब के कहने पर हावर और सलोमी की शादी की डेट ईद से 3 दिन बाद की फिक्स हो गई थी, और जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो शादी की तैयारियां बढ़ती गई। तुम्हें भी बेवफा कहना बेवकूफ़ी होगी जियाज। तुमने मुझसे कभी कोई अहदो पैमान ना किए थे। ये तो मैं ही थी जो तुम्हें चाहने से खुद को रोक ना पाई। साफ पानी वाले नाले के मंडीर पर बैठी वो पानी में पाँव लटकाए हुए थी। गर्मी शदीद थी और आज उसे रोज़ा तो खैर नहीं लग रहा था, मगर सर चकरा रहा था। दिल में मोहब्बत ने जो आग लगाई थी वो उसे जलाए जा रही थी। सलोमी, यहाँ क्यों बैठी हो? यावर भाई की आवाज़ पर वो यकदम चौंक कर पलटी थी। कुछ नहीं भाभी, वो अपनी आंखों की नमी छुपा नहीं पाई थी। भाभी उसके पहलुओं में बैठते हुए जरा सी गर्दन घुमाकर उसके चेहरे पर छाई आसूदगी देखने लगी। सलोमी, दुनिया का दस्तूर है जो चीज़ चाही जाए वो यहाँ कभी नहीं मिलती। तुमने तो फिर एक इंसान को पाने की ख्वाहिश की थी। भाभी ने ठंडी आह भरकर कहा। क्या इस बारे में सब जानते हैं? खौफजदा सी दिखाई देने लगी। भाभी ने नफ़ी में सर झटका। तुम्हारी जो हालत है वो सबको कुछ ऐसा वैसा सोचने पर मजबूर कर देगी। खुद को संभालो। उन्होंने उसके शानों पर बाजू फैलाया। कैसे संभाल लूँ भाभी? मेरी रूह तक जख्मी हो गई है। यजदानी ने मेरी खामोश मोहब्बत का पास नहीं रखा। उसने मुझे जीते जी मार डाला। वो उनके शाने से लगकर रोती थी। वो कहता है उसे अपने पापा की इज्जत अजीज है। उनके मुतालिक कोई बात भी करे तो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए मैं कोई ड्रामा ना करूं। मैं ड्रामे करती हूँ? मैंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया और वो ड्रामे की बात करता है। आंखों से आंसू एक एक करके रुखसार पर फिसलते चले गए। वो वाकई रूह तक जल गई थी। अंकल ने बच्चों की तरबियत इस तरह ही की है सलोमी। वो अपने वालिदैन के फैसले के सामने कुछ बोल नहीं सकते।
मैंने ये कब कहा कि वो कुछ बोले, मेरे लिए महाज उठाए, मगर यूं ड्रामे कहकर मेरी मोहब्बत की तौहीन भी ना करे ना। वो उनकी जानिब देखते हुए बोली, मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर, मगर उसको दिल में ही दफना दो। अपनी माँ के मुतालिक सोचो, उनकी इज्जत का पास रखो। भाभी ने समझाते हुए कहा। वो निचले लब को दांतों तले दबाए सर झुकाकर शफाफ नीलिमों पानी को देखने लगी थी। चंद साल पहले, चलो आओ फिर से बचपन में खो जाते हैं, चलो आओ कुछ मीठी यादें ताज़ा करें। तेरा वो चोरी चोरी देखना मुझे, मेरा शर्मा कर घूंघट में छुप जाना, पैरों बैठे बातें करते रहना, फिर से इन सब पुलों को दोहराते हैं, चलो फिर से बचपन में खो जाते हैं। यावर का आज वलीमा था, फजा में खुनकी बढ़ी हुई थी। तलहा और वो दोनों भाभी के साथ ही चिपक कर बैठी थीं। काली रेशमी कमीज पर गोल्डन मोतियों से दामन, आस्तीन और गले पर कढ़ाई की गई थी। कमीज के तले चूड़ीदार पाजामा और सर पर सलीके से लिया गया गोल्डन रेशमी आंचल उसके मासूम सरापे को नुमाया किए हुए थे। मेकअप से पाक चेहरा गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट लिए हुए थी। तभी से आज दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा। इन तीनों को मुश्तरका सलाम करके वो सामने सोफे पर बैठा कुछ देर भाभी से गुफ्तगू करता रहा। वो इन्हें से उसी की बातें उसका लहजा गौर से सुन रही थी। हाय, इतनी मीठी आवाज़। कुछ देर बाद जब तलहा और भाभी की तवज्जो दूसरी जानिब हुई तो ज़ियाच ने चुपके से उसे उठते ही अपने साथ आने का इशारा किया। घबराते हुए एक निगाह इन दोनों पे डालते वो इस बात में सर हिलाते उठी और उसके पीछे चल दी। तुम कह रही थी ना मुझे अपने पसंदीदा जगह दिखाओगी, चलें अब। वो उसको अपने पीछे आता महसूस करते हुए रुका और बोला, शायद आपके दिमाग पर गहरी चोट आ गई है, डॉक्टर के पास जाएं। वो खुफगी से कहते किचन की जानिब बढ़ गई। इधर उधर निगाह दौड़ाकर वो फिर से उसी के पीछे हो लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वादा खिलाफी कर रही हो सलोमी? उसने रोने वाली शक्ल बनाते हुए किचन के दरवाजे से टेक लगाए सीने पे हाथ लपेट लिए रुख बाहर की जानिब किए रखा ताकि कोई आ ना जाए। ठीक है, मैं आपको ले चलूंगी, मगर किसी को बताना नहीं। मेरी माँ को मालूम हुआ तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं बताता, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहते हुए मुस्कुराकर वहां से हट गया और बस उसी पल वो उसके शहर में मुब्तला हो गई। मगर तब इतनी उम्र कहाँ थी। बच्चों वाला जहन था उसका कि समझ सकती थी कि जो शख्स उसे अच्छा लग रहा है क्यों लग रहा है। वो खौफजदा सी हवेली से निकलकर सोलंग पर चलती जा रही थी जब वो भी तकरीबन भागते हुए उस तक पहुंचा। तुम्हें किससे डर लगता है मुझसे बात करते वक्त? वो हाथ में पकड़ी शीशम की छड़ी को घुमाते हुए बोला, मुझे डर तो किसी से भी नहीं लगता, मगर मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी लड़के से ज्यादा बात करूं। वो शाने उचकाते हुए नासमझी से बोली, वैसे वो लड़कियां क्या कह रही थी? उसने कुछ याद करवाया। सलोमी ने गर्दन घुमाकर उसके पुरसकून चेहरे को देखा। होंठों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। यही कि आप बहुत सोने हो, उसने रुख फेरते हुए कहा। हाँ, वो तो मैं हूं ही, तुम्हें नहीं लगता? शरीर लहजे पर वो चिड़ सी गई। सोने लगो या ना लगो, मगर आप हो, आपके लिए यही काफ़ी है। मुझसे हर बात क्यों पूछते हैं? वो चिढ़ गई। तो क्या ना पूछूं? बेनियाजी से सवाल किया गया। वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद सोलंग से उतरकर वो लोग नहर किनारे चल दिए। वो उसके पीछे पीछे नहर किनारे चल रही थी। उसके हर उठते कदम की जगह अपने कदम रखते हुए वो मुस्कुरा देती, यहाँ ही बैठ जाते हैं। वो यकदम रुका और सलोमी बेध्यानी में उसकी पुश्त से बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वो गिरती ज़ियाज ने फुर्ती से पलटकर उसे थाम लिया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी थी। वो सलोमी के चेहरे पर फैलते शर्म के रंग देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा तो बताओ, तुम क्या कह रही थी? कि मैं बहुत सोना हूँ और जब से आया हूँ गाँव की लड़कियाँ पीछे पड़ी हुई हैं। वो नहर किनारे उगी घास पर बैठते हुए दिलचस्पी से बोला। सलोमी ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ग्रे चेक वाला पैंट कोट, सफेद शर्ट पर सुर्ख टाई, जेबे तन किए बालों को फ्लो स्टाइल देते हुए शेव की हरियाली उसकी गोल बेदाग चेहरे पर बहुत जच रही थी और मुस्कुराते गुलाबी होंठ। वो वाकई गांव की लड़कियों के लिए कयामत बर्पा कर रहा था और वो कयामत सलोमी पर भी गुजर रही थी। इस बात से वो बेखबर थी, बस जानती थी तो इतना कि वो अगर पहरों भी चाहे तो इसे बिना थके देख सकती है, सुन सकती है। क्या हो गया, अब ऐसे क्यों देख रही हो? वो कोहनी जमीन पर टिकाकर हाथ पे सर रखते हुए नीम दराज सा उसके जानिब देखने लगा जो उससे कुछ ही फासले पर बैठी थी। सुनहरी गुड़िया, ना मेकअप ना कोई हार श्रृंगार, सादी सी और सबसे बढ़कर मासूम भी। उसकी लंबी पलकें बार बार हया के जेरे असर रुखसारों को छू रही थी। हाँ ना, वो जो लड़की मेरे साथ आई थी जब आपने मुझे बुलाया था चाय के लिए, वो आपको बहुत घूरती थी, उसने मुंह बसोरे कहा और घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर सर उन पर टिकाए वो उसे देखने लगी। तो तुमने फिर रोका नहीं? वो खुफगी से इस्तफसार कर रहा था। जी बिल्कुल रोका था। मैंने भी इन सब से कह दिया कि आप सिर्फ मेरे हैं, मुझसे बात करते हैं, वो आपको ना देखें। और आप, वो जज्बाती अंदाज में क्या क्या कह रही थी अंदाजा तब हुआ जब वो सीधा होकर बैठते हुए कहका लगाकर हंस दिया। तुम्हारा हूँ क्या? वो सरगोशी में इस्तफसार कर रहा था। सलोमी झिझकते हुए सर झुका गई। हे गोल्डन ब्यूटी, जरा अपना हाथ मेरे सामने करो, उसने अपनी कलाई से पट्टी वाली रेस्ट वॉच उतारते हुए कहा। सलोमी ने कांपती कलाई सर झुकाए उसके चेहरे के सामने की। उसने घड़ी की सुइयां उसी टाइम यानी 7:15 पर रोक दी, फिर सिक्के निकाल कर नहर में फेंके और घड़ी उसकी कलाई पर बांध दी। तुम जब जब इस घड़ी को देखोगी ये वक्त याद आएगा, और ये भी कि तुमने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ मेरे हो। वो शरीर लहजे में गोया हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था। वो जब उठकर कोट झाड़ते हुए पलटा तो सलोमी तेजी से बोली, मगर जब उसने झुककर अपना हाथ उसके सामने किया तो वो फिर से दुनिया को भूले उसमें ही खो गई।
हाथ थामे उठ खड़ी हुई। मतलब कुछ भी हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। वो मुहम सा मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ता आगे बढ़ गया, जबकि वो ये सोचती रही कि कैसा तिलस्म बिखेरा था कि वो दिल की बात जुबान पर ले आई। तुम्हारे पास बालों वाली पिन, मेरा मतलब सुई है? ज़ियाज नहर किनारे लगे सफेदे के तले खड़े होते बोला तो वो चौंकी और पिन उतार कर उसकी जानिब बढ़ा दी। उसने अपने और उसके नाम का पहला हर्फ लिखा और पिन नहर में उछाल दी। जब भी मैं आऊँगा तो हम यहाँ बैठकर ढेरों बातें किया करेंगे, उसने नरमी से सलोमी को देखते हुए कहा था। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ क्यों दी? उसे घबराहट का शिकार देख बात बदल गया। गांव के स्कूल में सिर्फ 8 तक ही पढ़ाया जाता है, उसने कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। आपको मालूम है जिस दरख्त पर आपने नाम लिखा है वो मैंने लगाया था? वो सीने पर हाथ बांधे उसके साथ चलते हुए बोली। रियली? पलटकर सफेदे के दरख्त को देखते हुए वो गोया हुआ। मैं ज्यादातर अपना वक्त जानवरों और दरख्तों के साथ गुजारती हूँ क्योंकि मेरी कोई दोस्तें ही नहीं है। वो अफसरदा सी मुस्कुराई थी। मगर तलहा और हावड़ तो तुम्हारे दोस्त हैं ना? तलहा मर्जी की मालिक है, जब जी चाहे तो मुझे खेल में शामिल कर लेती है, जब चाहे निकाल देती है। हावड़ तो वैसे ही यहाँ नहीं होता, मगर जब आता है तो वो सिर्फ मेरे साथ ही खेलता है। फिर तलहा से भी दोस्ती हो जाती है। जब वो नहीं होता तो तलहा भी गांव की लड़कियों के साथ ही खेलती है। वो अफसरदा सी हो गई थी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, हर हफ्ते बाद आया करूंगा और हम मिलकर जानवरों के साथ खेला करेंगे। वो उसे हंसाने की कोशिश में कामयाब हो चुका था। आपको मैं खरगोश के बच्चे दिखाऊं? इतने सोने हैं ना, क्या बताऊं? वो चहकर बोली तो ज़ियाज ने इस बात में सर हिलाया। चले। वो सर हिलाकर उसका हाथ थामती पगडंडी पर दौड़ रही थी और वो मुस्कुराते हुए उसके साथ तेज तेज कदम उठा रहा था। और वो जो हर हफ्ते आने का कह के गया था, फिर मिसबा भाई की शादी पर ही आया और कितना बदल कर आया था हाल। कम से कम एक मर्तबा जाते जाते उसे देख लूं, क्या मालूम कि फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। आंसुओं को रगड़कर वो हम कलाम थी। माँ, मैं अभी आती हूँ। सालिया बेगम जो किचन में पड़े मुख्तसर से बर्तनों में से चंद जरूरत के बर्तन कार्टन में बेदली से पैक कर रही थी, उसने इनसे कहा और घर से निकल गई। बाकी का सारा सामान पैक हो चुका था, एक कार्टन बर्तनों वाला और एक सूटकेस इन दोनों के कपड़ों का। उसने हवेली में दाखिल होते ही एक नौकर से टाइम पूछा, जिसने उसे बताया कि 8 बज चुके हैं। वो भागते हुए आगे बढ़ी थी। पूरी हवेली दुल्हन की मानेत एक ही दिन में सज चुकी थी। ये देखकर उसे हैरानी हरगिज नहीं हुई थी। वो यहाँ सिर्फ इस दुश्मन जान के लिए आई थी जो उसे कहीं नहीं मिला। तुम शायद ज़ियाज को ढूंढ रही हो। हावर जो उसे यहाँ वहाँ चकराते हुए देख रहा था उसके पास आते हुए बोला। वो तो ज़मीन के साथ गांव वाली नहर पे घूमने गया हुआ है। वो राजदारी से गोया हुआ। शुक्रिया। वो भागते हुए पिछले दरवाजे की जाने बढ़ी थी। पूरा गांव रोशनियों में डूबा हुआ था। उसने सोलंग के बजाय पगडंडी से भाली और बिलाकर भागते हुए वो 10 मिनट बाद नहर से मुंसलिक कच्ची सड़क पर पहुंचते ही वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि खुद ही संभल गई। वो दोनों सेल्फी ले रहे थे। अचानक सलोमी की आमद पर वो दोनों बुरी तरह चौंके। तुम यहाँ क्या कर रही हो सलोमी? वो अपना फ़ोन जींस की जेब में डालकर उसको हैरत से देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। वो बिना कुछ बोले नहर किनारे चढ़ी और एक कचड़ती नज़र उस पर और दूसरी ज़मीन पर डालते गोया हुई। तुम जाओ यहाँ से, नज़र नहीं आ रहा मैं ज़मीन के साथ खड़ा हूँ। वो तीखे लहजे में गोया हुआ। सो वॉट, आई डोंट केयर, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। उसका इंग्लिश में लहजा ऐसा था कि वो दोनों हैरान रह गए। वो एक कदम आगे बढ़ी। डोंट सी मी इन दिस वे, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू जस्ट फ्यू मिनट्स प्लीज, वो तेजी से कह रही थी। ज़ियाज ने इस बात में सर हिलाया। तुम रुको, मैं आता हूँ। वो एक नज़र ज़मीन पर डालते हुए बोला। तुम चलो मेरे आगे आगे, मैं जहाँ कहूँ वहाँ तक जाना। कुछ याद आते ही वो नरमी से खोए खोए अंदाज में बोली तो ज़ियाज ने उसे घुरी नवाजी। तुमने ड्रामा किया है, इसे लेकर मुझे भी बात करनी है। वो गुस्से से बोला, मगर सलोमी को उसकी निगाहों में वो गुस्सा नजर नहीं आया था जो लहजे में था। वो रुख फेर कर चल दिया। सलोमी ने वहीं बचपन वाली आदत दोहराई। उसके कदमों के निशानों पर अपने पाँव रखते हुए वो चल रही थी कि अचानक ज़ियाज रुका और उसी वक्त पलटा और वो एक पाँव हवा में लिए खड़ी हुई थी। मगर इस मर्तबा उसने टकराने की संगीन गलती नहीं की थी। उसने भवें उचकाकर उसके पाँव को देखा और फिर उसके चेहरे को, जहाँ गुजरे खुशगवार लम्हों की याद में जख्मी सी मुस्कुराहट रकम थी। एकदम ठीक जगह पे रुके हो ज़ियाद साहब। उसने इशारा इस सफेदे के दरख्त की जानिब किया था जो खुद में गुजरा वक्त समोए खड़ा था। ठीक इसके सामने ही हम बैठे थे ना, यहाँ। उसने ज़ियाज के चेहरे पर कुछ तलाश करना चाहा जहाँ सिर्फ खामोशी ही थी। ये सब तो भूल गए, कम से कम ये घड़ी तो याद ही होगी ना। उसने घड़ी ज़ियाज की निगाहों के सामने लहराई। उसने खोए खोए अंदाज में उसे देखते घड़ी थाम ली। टाइम देखो। उसने तेजी से जींस की जेब से फ़ोन निकालकर टाइम देखा। 7:15। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया तो वो जख्मी सी मुस्कुरा लिए सर झुका गई। हर रोज़ ये 7:15 यहाँ तुम्हारे इंतजार में 8:15 हुए हैं। खोए खोए अंदाज में उसे देखते हुए बोली। ये वक्त भूलने वाला नहीं था, मगर तुम भूल गए। उसका लहजा खुश्क सा हो गया था। तुम वादा खिलाफी कर गए, मगर मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ा। हर रोज़ यहाँ, उसका हाथ थामे खींच कर सफ़ेदे की जानिब बढ़ी, यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार करती थी। जब मैं अकेली होती थी तो तुम्हारा वादा याद करती थी कि तुम हर हफ्ते आने का बोलकर गए थे, मगर तुम कभी नहीं आए। लहजा मजबूत था मगर आंसू बहुत कमज़ोर, जो उसका भरम ना रख सके और रुखसारों को तर करने लगे। बच्ची थी ना समझ नहीं थी। यू नो अबाउट
दोनों हाथों से चेहरे के गिर्द बिखरे बालों को समेटकर कानों के पीछे उड़सते हुए बोली, मुझे तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं रही थी। खैर, ये आपकी जिंदगी है। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस्टर ज़ियाज। वो उसके हाथ से घड़ी ले चुकी थी। उसे ज़ियाज की तरह इस घड़ी को भी खो देने का डर था शायद। किस बात का शुक्रिया? वो रुख फेर गया कि मुझे इतने ख्वाब दिखाए कि मजीद कुछ देखने की ख्वाहिशी आंखें छोड़ चुकी हैं। अब तो आपको भी नहीं देखना चाहती। थक गई हूं ना मैदान वफा में अकेली खड़ी खड़ी रहकर। उसका लहजा खुद ब खुद ही जख्मी और आंसुओं से भर आया था। मैंने तो हमेशा याद रखा कि आप सिर्फ मेरे हैं, मगर शायद आप भूल गए। खैर छोड़ो यार, मैं क्या गड़े मुर्दे निकाल रही हूँ। चेहरे को बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने लब भींचे। मैं चलती हूँ। एक नज़र दूर से देखती जमीन पर डालते वो जैसे ही पलटी, ज़ियाज ने तेजी से उसका बाजू थाम लिया। तुम कहीं नहीं जा रही। उसकी आंखों में एक जुनून सा था जिसे देखते ही वो हिल गई। मेरा हाथ छोड़ो ज़ियाज। तो यहाँ आई क्यों थी? क्यों आई थी यहाँ? मुझे गुजरा वक्त याद दिलवाने। वो उसे शानों से थामते हुए अपने नज़दीक करके चिल्लाया था। मुझे दर्द हो रहा है ज़ियाज, लीव मी। वो रोने लगी थी। होने दो, मैं फिर क्या करूं? मोहब्बत में तो आग पे भी लोग चल पड़ते हैं और तुम। वो दूसरे ही लम्हे नरम पड़ा था। शानों से थामे उसे घास पे बैठा के खुद भी उसके साथ बैठ गया। और तुम मुझे ही छोड़कर भाग रही हो? आग पे चलना तो दूर की बात। ये बात कहते हुए उसके लहजे में कितना अफसोस था। सलोमी ने चौंकते हुए सर उठाकर उसे देखा। ना तो वहां कोई बेरुखी थी, ना ही कोई गुस्सा था तो वो सिर्फ सरापा मोहब्बत। स्याह आंखों के तो आज रंग ही बदले थे। वो उसे जिस तरह देख रहा था मोहब्बत से, हक तो बनता था कि वो शर्माती, मगर हालात ही ऐसे थे कि वो शर्माना भूलकर ये यकीन करने की कोशिश करने लगी कि वो सब सच है। ये बाजी कैसे पलटी, वो हैरान रह गई। मुझे तुम्हारे साथ गुजरा हर एक पल याद है गोल्डन ब्यूटी, कभी नहीं भूला मैं। देखो जरा कैसे रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देख रहे हैं। इससे पहले कि वो चकरा कर गिरती, जमीन की खनकती आवाज ने इन दोनों को चौंका दिया। वो बुरी तरह झीम कर सर झुका गई। ज़ियाज हंस दिया। बाकी की बातें बाद में कर लेना, फिलहाल चलो, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हमारा मतलब? वो चौंक कर तेजी से उठी। मतलब निकाह नहीं करना क्या ज़ियाज से? वो क्या कह रही थी? सलोमी के सर के ऊपर से गुजर गया। ज़ियाज से निकाह? पलटकर सीने पर हाथ बांधे ज़ियाज को देखते वो बुड़बड़ाई। जी बिल्कुल, मुझसे निकाह करोगी सलोमी? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा हाथ फैलाए कह रहा था। जमीन ने उसके शाने पे हाथ रखते हुए जैसे उसे होश दिलाया। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ खुदाफिज कहने आई हूँ ज़ियाज, प्लीज़ मेरा मजाक मजीद मत बनाओ। मोहब्बत करके छोड़ दिया तो नुकसान नहीं, मगर ऐसा मजाक बर्दाश्त। मेरी आंखों में देखो सलोमी, उसने संजीदगी से कहा तो उसने डरते डरते ज़ियाज की आंखों में झांका, जहाँ मोहब्बतों का जहाँ आबाद था। शर्म से सुर्ख होती लम्हे के हज़ारवें हिस्से में सर झुका गई। बेख्तियार ही उसका नाजुक सा हाथ ज़ियाज के हाथ में जा ठहरा था। उसने बहुत नरमी से उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। ज़मीन दिल से मुस्कुरा दी। वो उसका हाथ थामे ही उठा था और यूं ही हाथ थामे चल दिया। कितनी मर्तबा वो गर्दन घुमा कर एक दूसरे को देख चुके थे, उसकी गिनती नामुमकिन थी। गांव की सोलंग पर पहुंचते ज़ियाज ने उसका हाथ छोड़ दिया था। सलोमी ने हाथ पे रह गए ज़ियाज के नरम गरम लम्स को मुट्ठी बंद किए कैद कर लिया। वो जब हवेली पहुंची तो वहां सब कुछ वैसा ही था। सजी धजी खुशियों से भरी हवेली उसे हैरानी में मुब्तला कर चुकी थी। अगर ज़ियाज और वो एक होने जा रहे थे तो हवेली में इतनी खुशियां क्यों? वहां तो सफ़े मातम बिछी होनी चाहिए थी। एक चीज़ का इजाफा था और वो ये कि वहाँ सालिया बेगम भी मौजूद थी। ग्रे नफीस सा शलवार कमीज जेब तन किए, लाइट मेकअप के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने इधर उधर जाती हुई बहुत खुश लग रही थी। ज़ियाज, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? वो खौफजदा सी उसकी जानिब आंसुओं से भरी निगाहों से देखते हुए बोली, हरगिज नहीं, ये सब सच है। उसने नजर बचाते हुए उसके हाथ पे चुटकी काटी। आउच! वो फुदक कर पीछे हटी थी। यकीन हुआ ज़ियाज की होने वाली बेगम को। वो झुककर उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे शर्माने पे मजबूर कर गया। सलोमी ने जल्दी से हाथ दिल पे रखते आंखें फैलाए। उसे देखा तो वो आंख दबाते आगे बढ़ गया। तुम्हारी किस्मत बात अच्छी है मेरी बच्ची, अल्लाह हमेशा तुम्हें यूं ही खुशियां अता करता रहे। सारिया बेगम ने आगे बढ़ते हुए उसको सीने से लगाकर भराई आवाज में दुआ दी। माँ, ये सब क्या है? कैसे? मतलब हम तो गाँव छोड़ रहे थे ना। सब अल्लाह का करम है और तुम्हारे होने वाले हमसफर का कमाल। तुम्हारी पसंद बेमिसाल है। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। उसकी निगाहें सीढ़ियां चढ़ते ज़ियाद पे जा ठहरी। एक जज्बे के तहत वो भी पलटा था। मोहब्बत भरी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए वो उसको कई खुशियां बख्श गया था। बेशुमार खुशी के आंसू आंखों से झलक के रुखसारों पर बह गए थे। दूसरों को खुशियां देकर वो खुद खाली दामन कैसे रह सकती थी? अल्लाह को भी वो बंदे बहुत पसंद हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। तो मिस सलोमी, हावर की आवाज़ पर वो चौंकी। निगाहों को उठाकर देखा तो वो सीने पर हाथ लपेटे मुंह फुलाए खड़ा था। तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी तुम ये गांव छोड़ जाओगी और हम बेखबर रहेंगे? उसने गुस्से से सफसार किया तो वो खुफगी से नफी में सर हिला गई। चलो मेरे साथ बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। उसने सालिया बेगम की जानिब सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। सालिया बाजी, चले जरा बरी का सामान लोगों को दिखा ले। चाची वहां आई थी और जिस नरमी और आदाब से सालिया से बोली, सलोमी को एक मरतबा फिर से गश पड़ने लगा था। वो ईद वाले दिन मंदिर पर दोनों हाथ टिकाए जमीन की बात सुन रहा था, मगर उसका ध्यान सिर्फ सलोमी में ही अटका था। आज वो हावर के साथ निकाह करने जा रही है। जमीन, मैं भी तो तुमसे मंसूब हो चुका हूँ। मगर नहीं यार,
जोर का मुक्का मंडीर पर बरसाते हुए उसने जब से आंखें मींची। मैं चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा, चाह कर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा। वो सामने हो तो कुछ सोच नहीं सकता। उसकी लंबी पलकों में मेरा दिल फंस सा जाता है, इन गहरी काली निगाहों में मैं डूब डूब सा जाता हूँ। वो खोए खोए अंदाज में गोया हुआ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ज़ियाज? जमीन ने उसके शाने पे हाथ रखते हुए कहा। जानता हूँ यार, वो हारे हुए अंदाज में गोया हुआ, मगर डैड और बड़ों ने उसे हावर के साथ मनसूख करने का फैसला किया है और मुझे तुम्हारे साथ, और मैं डैड के हुक्म को टाल नहीं सकता। उसने जैसे ही रुख हवेली की अंदरूनी जानिब किया, निगाहें सलोमी पर पड़ी। वो जो शिकस्त खुर्दा कदम उठाते हवेली से निकल रही थी। मैं अभी आता हूँ ज़मीन। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। ज़ियाज उसका ताक़ुब करते हुए उसके घर तक पहुँच गया, मगर सामने जब हावर को दहलीज अबूर करते देखा तो वहाँ से ही पलट गया। और जब हावर हवेली आया तो उसके चेहरे पर खुशियाँ रक्स कर रही थीं। ज़ियाज को हैरानी हुई। वो परेशान थी तो ये खुश क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बात करनी चाहिए सलोमी से। वो पिछले दरवाजे से हवेली से निकला था। सलोमी के घर के सामने पहुंचकर दरवाजे पे हाथ रखते उसने गहरी सांस खारिज की। इससे पहले कि वो दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल होता, अंदर से आती आवाज ने उसके कदम जमीन में धंसते चले गए। माँ, मेरी बात गौर से सुने, हमें यहाँ से जाना होगा। वो घबराए हुए लहजे में कह रही थी। क्या कह रही हो? रात को तुम्हारा निकाह है और तुम, मेरा नहीं सिर्फ हावर का, वो मरियम से मोहब्बत करता है, ज़ियाज की साली से। उसने चीखते हुए कहा। क्या? जी हाँ, और जब मैंने चाची से बात की तो उन्होंने पता है क्या कहा? वो जख्मी सा मुस्कुराई। सालिया बेगम के साथ साथ ज़ियाज के दिल की धड़कनें भी थम गई थीं। वो कहती हैं हावर और मरियम की मंगनी या निकाह जो भी तभी हो पाएगा मैं यावर भाई से शादी कर लूँ, क्योंकि भाभी माँ नहीं बन सकती। या अल्लाह! सालिया बेगम चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठी थीं। ज़ियाज की आंखें गम गुस्से से फैल गई थीं। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, भाभी का घर कैसे बर्बाद कर दूँ, और अब बस बहुत हो चुका। उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। ज़ियाज ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। आज पहली मर्तबा उसने सलोमी को बगैर दुपट्टे के देखा था। कमर तक जाते बाल कुछ दाएं बाएं शाने पे बिखरे हुए थे। आंखों में नमी के साथ साथ कई टूटे ख्वाबों की झलक भी थी। वो बेख्तियार निगाहें चुरा गया। मैं ज़ियाज की मोहब्बत के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ माँ, मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसकी जगह किसी और को, प्लीज़ माँ, आप पैकिंग करें। वो कमरे की जानिब बढ़ गई। वो भी पलटने ही वाला था कि सालिया बेगम की गरजदार आवाज़ ने उसे फिर से रोक दिया। क्या बक रही हो तुम? ज़ियाज से किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना, वो अपने माँ बाप की बात ही मानेगा, और उसका बाप। वो कहते कहते खामोश हो गई। सलोमी बेख्तियार पलटी थी। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो कड़वा सच है, उन्होंने इत्मीनान से कहना शुरू किया। वह हैरान सी ऐसा ऐसा कदम उठाती जामन के दरख्त के नीचे आई और उसके तने से टेक लगाए खड़ी हो गई। यज़दानी ही वो शख्स है जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क। हम दोनों क्लास फेलो थे। पहले पहले तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, मगर फिर रफ्ता रफ्ता बातचीत से दोस्ती और फिर मोहब्बत तक का सफ़र मैंने तय कर लिया। इससे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि वो जानता है कि मैं उसे चाहती हूँ, मगर ये महज गलत फहमी ही थी। उसने मेरी कज़न यानी तुम्हारी सौतेली फूफो के लिए रिश्ता भेज दिया। उनकी शादी के बाद मेरी शादी तुम्हारे पापा से हो गई। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए एक नज़र सलोमी पर डाली, जो सांस रोके खड़ी थी। ज़ियाज का चेहरा बादलों के चीर कर निकलती धूप की बदौलत पहले ही सुर्ख हो रहा था। जब्त से मज़ीद सुर्ख होता चला गया। वो मज़ीद वहाँ खड़ा नहीं रह पाया था। शिकस्त खोर कदमों से वापस लौट गया। खुदा की कसम माँ, मैंने ज़ियाद से मोहब्बत की नहीं, बस हो गई है, जैसे आपको यज़दानी अंकल से हुई। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी का अंजाम भी ये है, सिर्फ हिजरे फ़राक। उसके कानों में सलोमी की बस ये बात ही दर्द से चूर लहजा गूंज रहा था। हवेली में दाखिल होते ही उसने यज़दानी साहब की तलाश शुरू कर दी, मगर आज तो उसके सामने सारे राज फाश होने थे। वो बरामदे से गुजरकर सीढ़ियां ही चढ़ने वाला था कि खुली खिड़की से जो बातें उसको सुनाई दी वो उसको बहुत दुख दे गईं, तुम्हें दिल को चूर चूर कर गई थी, कि उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। नाज बाजी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब तो सब मामलात हल हो गए। ज़ियाज भी बच गया और हावर, जो उसके आगे पीछे फिरता रहता था, हाथ आ गया, और यावर की बच्चे वाली ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चाची बहुत खुशी से बता रही थी, और सबसे ज़्यादा खुशी तो नाज बेगम को हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ। नाज बेगम ने गला साफ करते हुए मुसरत के आलम में सर इस बात में हिलाकर कहा। मुझे ज़ियाज की जानिब से कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी और यज़दानी साहब की हर बात मानते हैं, मगर मुझे हावर की फ़िक्र थी। जैसे वो हर वक्त उसके पीछे भागता रहता था, मगर शुक्र खुदा के कि उसने भी मरियम का इंतखाब किया। मुँह के बल गिरी होगी सालिया तो। उसे अपने कानों पर यकीन था कि मगर जो सुन रहा था ये जहर ही ऐसी थी कि कुछ पल तो दिमाग को शल कर गई। मुझे तो अब यावर की भी फिक्र हो रही है, कहीं वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए यावर को मरवा ही ना दे। नाज बेगम ने मजीद कहा था। ज़ियाज ने सख्ती से खिड़की के पट को थाम लिया। हाय नाज बाजी, मुझे वो काम वाली फरी भी बता रही थी कि मिसबा की शादी पर वो नुक्कड़ वाले बाबा की दुकान पे किसी छोकरे के साथ थी। वो उसे गाड़ी पे छोड़ भी गया था। वो रात गए तक किसी के साथ गाड़ियों पे घूमती है। कहीं हमने यावर के लिए गलत फैसला तो नहीं किया?
चाची ने तो दिल ही थाम लिया था। खैर, मैं यावर से बात कर लूंगी कि वो उस पर नजर रखे। तुम भी इस हवेली से बाहर कदम ना रखने देना, नाज बेगम ने मशवरा दिया। मैं तो कभी उनकी जुबान और नफी में हिलते सर को तो तब ब्रेक लगी जब जियाज दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। जियाज, ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? नाज बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए सख्ती से कहा। तरीके तो आप सबको आते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं था कि आप सबके दिमाग इतने मास्टर होंगे। बज़ाहिर तो वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, मगर लहजे और मुस्कुराहट के तंज को वो समझ पा रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारा। इन्हें उसके चेहरे से अंदाजा हो चुका था कि वो कुछ सुन चुका है। चले छोड़े, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कुछ। कुछ को लंबा खींचते हुए उसने तजस्सुस पैदा किया। इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर सर हिलाकर पूछा, क्या बात है? सुलोमी जिसके साथ गाड़ियों में घूमती है, मैं उस शख्स को जानता हूँ। अब उसका लहजा हमवार और अपनायत से भरपूर हुआ था। इन दोनों ने समझा, बंदा तो कमाल का है और हमारे काम का भी। कौन है वो बताओ मुझे। चाची की बेताबी अरूज पर थी। वो मैं हूँ, ज़ियाज यज़दानी। दोनों हाथों को अपने सीने पर रखते वो थोड़ा सा सर झुकाकर गोया हुआ। वो इन दोनों को हक्का बक्का छोड़े जिस तूफान की तरह आया था उसी की तरह चला गया। नाज बेगम उठकर उसके पीछे भागी थी। अमाद भाई, आपने डैड को देखा है? हॉल में पहुंचते ही उसे सिर्फ अमाद ही नजर आया था। हाँ, वो तो बैठक में है। खैरियत? उसने ज़ियाज के चेहरे पर कुछ गम और गुस्से के तासरात जरूर महसूस किए थे। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर बैठक की जानिब बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक देकर वो खुद को नॉर्मल करते बैठक में दाखिल हुआ। अरे ज़ियाज, आओ बेटा बैठो, उन्होंने फ़ोन और नज़र का चश्मा मेज़ पर रखते हुए कहा तो वो ज़बरदस्ती की मुंह से मुस्कुराहट लिए उनके पैरों की जानिब बैठ गया। लाएं आपके पाँव दबाऊं दूं? उन्होंने उसके पैरों को अपनी गोद में रखते हुए कहा और नरमी से थामे दबाने लगा। सच में यार, तुम्हारे हाथों में जादू है। सारा दर्द खत्म हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है। वो आंखें मूंदे दोनों हाथों को सर तले टिकाए गोया हुए। एक बात पूछूं डैड? उसने झिझकते हुए इस्तफसार किया। क्या आप जानते थे कि वो कभी भी यजदानी साहब के साथ इतना फ्रैंक नहीं रहा था कि ऐसा सवाल बिना रुके पूछ ले कि सारिया आंटी आपसे मोहब्बत करती हैं? सवाल था कि 440 वाट का झटका जो यजदानी साहब को लगा था और वो सीधे हो बैठे। डैड प्लीज सच बताइएगा, उसने इल्तिजा करते हुए उनके हाथ पे हाथ रखा था। डर भी लग रहा था कि कहीं वो उल्टे हाथ की मार न दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने गर्दन झुकाए मुजरमों की मानिद अस्बात में सर हिला दिया। व्हाट? तो क्या आपने हमाद चाचू को मार? नहीं, उसकी बात काटते हुए वो बुरी तरह से दबी दबी आवाज में चिल्लाए थे। वो महज एक एक्सीडेंट था। हमाद की गाड़ी ट्रक से टकराई थी, मगर लोगों ने सालिया पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। उसकी सास उसे जूते की नोक पे रखने लगी थी। हमाद की डेथ के बाद उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। कोई भी उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। तभी उसने हवेली छोड़ दी, जिस पर किसी को अभी एतराज नहीं था। वो उससे नजरें मिलाते हुए बोल रहे थे कि अगर आज निगाहें चुरा लेते तो उसकी नजरों से गिर जाते। मुझे मालूम था कि सालिया मुझसे मोहब्बत करती है। डैड, फिर आपने मामा से शादी क्यों की? क्या आप मामा से मोहब्बत करते थे? उसने हैरत से अपने बाप को देखा। नहीं, मैं भी सालिया को पसंद करता था, मगर तुम्हारे दादा दादी को नाज पसंद आ गई। मैं बड़ों के सामने कुछ भी नहीं कह सका। मेरी परवरिश इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं अपने बाप के सामने कुछ कहूँ। उन्होंने थकी हुई सांस फजा के सुपुर्द की। आपने क्यों खामोशी अख्तियार कर ली थी डैड? कम अज़ कम एक मरतबा तो आप अपने वालिद से बात करते। अगर ना मानते तो आपको अपना जी जान लगाकर मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसने अफसरदगी से कहा। वो बस लब भींच कर हंस दिए। मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत अहम थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी लाई गई औरत का उनके साथ निभाना हो और सारी जिंदगी वालिदैन की निगाहों में गिर जाता, खानदान में अपना मुकाम खो देता। किस हद तक तो उनकी सोच भी दुरुस्त थी। एक औरत की जिंदगी तबाह करना ठीक था डैड। हाँ, मानता हूँ कि वालिदैन की इज्जत और आबरू सबसे बढ़कर होती है, मगर वालिदैन को क्यों अपने बच्चों की खुशियों का एहसास नहीं होता? मुझे एहसास था, मुझे सालिया के ख्वाबों का अंदाजा था। वो अफसरदगी से बोले थे, लहजे में बरसों की थकावट उतर आई थी। आपको अगर इतनी ही इज्जत प्यारी थी तो शादी के बाद भी आपने फिर सालिया आंटी को छोड़ा क्यों नहीं? क्यों? उनके पास चोरी आते थे। उसे यज़दानी साहब पर यकीन था, मगर आज वो सब कुछ क्लियर करके अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करके उठना चाहता था। मैं कह चुका हूँ ना कि मैंने नहीं मारा, ना ही मैंने उसकी इज्जत ख़राब की, ना उसने मेरी। हमारी खामोश मोहब्बत थी और वो खामोशी से ही ख़त्म हो गई। ना मैं कभी सालिया से मिलने आया, ना मैंने हमाद को मारा। ये सब लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, धीमे लहजे में कहते हुए वो फिर से लेट चुके थे और आंखें मूंद लीं। और कुछ पूछना चाहते हो? जी, अगर आपका बेटा ऐसी ही भूल भुलैयों में फंस जाए कि एक जानिब मोहब्बत और दूसरी जानिब वालिदैन का फैसला, तो आप क्या करेंगे? इज्जत की खातिर बेटे के जज्बात को, उसकी हंसी को खो देंगे या फिर उसकी झोली में उसकी मोहब्बत डाल देंगे? इस सवाल पर उन्होंने आंखें खोलकर उसके झुके सर को देखा और सोचने लगे। जानता हूं कि आपकी तरह मैं भी उस दिल के किसी बंद कमरे में कैद करके भूल जाऊंगा उसे, और सालिया आंटी की तरह वो भी आगे बढ़ेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, मगर हमेशा अपने दिल के उजड़े हुए खाली मकान में मुझे बसाए रखेगी। ऐसी आग जिसमें हम दोनों जलकर राख हो जाएंगे, जिस आग ने आप दोनों को भी छुआ था, फ्राक की आग। उसका लहजा अटल और मजबूत, कुछ कुछ खोया खोया सा था। तारीख बदलती रहती है माई सन। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा।
मुझ में तुम्हारे जितनी हिम्मत ना थी कि अपने वालिद से बात करता, और मेरे वालिद को अपने बेटे की आंखों की खामोशी नजर ना आई, मगर मुझे सब दिखाई दे चुका है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। ओह थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू यार। वो उनकी बात समझते उनके गले लगे, खुशी से चहक उठा। वैसे जरा बताओ कौन है वो जो हमारी बहू बने? सलोमी, उसने सरगोशी में कहा। उसने फिर सलोमी के साथ किए गए चाची के मुआहदे से लेकर इन दोनों का गांव छोड़ जाने तक बता दिया। तुम फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं जाएंगी। मगर बेटा ज़मीन, डैड मैं उसे सब बता चुका हूँ, उसे कोई एतराज़ नहीं। आप प्लीज़ चाचू लोगों को मनाएं और प्लीज़ सालिया आंटी और सलोमी को हवेली में उनका मुकाम दिलवाएं जिसकी वो हकदार है। ये आप पे मोहब्बत का कर्ज है कि सालिया आंटी को इज्जत दिलवाएं। उसने उनको राजी कर लिया था। बैठक की खिड़की पर खड़ी नाज बेगम चकरा कर रह गई थी। उन्होंने तो कभी सोचा भी ना था कि वो शख्स उनका खुद का शौहर होगा जिसके साथ सालिया को बदनाम करने में उन्होंने भी काफ़ी हिस्सा लिया था। फिर यज़ानी साहब ने बरसों बाद हिम्मत करके सबको सब कुछ बता दिया था। जिस तरह सालिया ने खामोश रहकर सारे इल्ज़ामात सह कर भी सारी ज़िंदगी उनका नाम नहीं लिया था, आज उन्होंने मोहब्बत का कर्ज अपनी खामोशी तोड़कर उतारा था। ओ माय गॉड ज़ियाज, आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? ये सब सुनते ही उसने गर्दन घुमाकर ज़ियाज को देखा जो उसके साथ पड़ी कुर्सी पर टांग रखे बैठे मुस्कुरा रहा था। शायद मेरी मोहब्बत मेरे डैड जैसी नहीं थी। वो खो देने की हिम्मत रखते थे, मुझ में वो हिम्मत नहीं थी, और ना ही मैं हिजर फ़राक को झेलकर भूल जाने की सलाहियत रखता हूँ। भाई बहुत नाजुक मिजाज बंदा हूँ। आखिर पर वो शरारत से गोया हुआ। उसने सरेआम इजहार मोहब्बत किया था। वहाँ मौजूद नौजवान पार्टी ने हुटिंग की तो वो शर्मा कर हया से खुद में सिमट गई थी, जबकि ज़ियाज ने उसके रुखसार को छूकर घूंघट बनाते रेशमी बालों के पीछे मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए सुकून का सांस भरा था। मगर मुझे डैड और साली आंटी की मोहब्बत पर भी फ़ख्र है। हाँ, ये किस्मत ही थी कि अगर वो दोनों एक हो जाते तो शायद ये हालात ना होते। शायद फिर सालिया आंटी 19 साल इस 2 कमरों वाले मकान में ना गुजारा करती, और फिर हम दोनों ने भी कहाँ मिलना था। वो इन सबको हंसते मुस्कुराते देखते हुए सोच रहा था। किस्मत के खेल के सामने इंसान के खेल एकदम कच्चे हैं। मामा और शनाज चाची ने कितनी कोशिश की मुझे सलोमी से दूर करने की, मगर हमारी किस्मत में फराक की तपती धूप नहीं थी बल्कि मोहब्बत की ठंडी छाँव थी। ऐसा ऐसा चलते हुए वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। पर्दा हटाते ही हवा का ठंडा झोंका कमरे में आया था। उसने सुकून का सांस इस झोंके को सुपुर्द किया और सीने पर हाथ बांधे चांद को देखने लगा। सलोमी तलहा की किसी बात पर हंसते हुए उसकी जानिब पलटी तो उसे तन्हाई में मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुरा दी। ब्यूटिशियन ने जब उसे रेडी किया तो वो कई पल खुद को आईने में देखती रही, और उसी लिबास और 16 सिंगार ने क्या जादू किया था। ख्वाब ऐसे भी हकीकत का रूप धार लेते हैं इतनी जल्दी। हाथ बढ़ाकर उसने मिरर में खुद को महसूस किया था। हाँ, अगर हम सफ़र ज़ियाद जैसा हो तो हर ख्वाब हकीकत हो जाता है। उसका तसव्वुर ही सलोमी के दिल के तार छेड़ गया था। उसी पल दरवाज़ा धकेल कर रेशमी पर्दा हाथ से परे करते हुए ज़ियाज ने कदम कमरे की दहलीज पर रखा। चोरों की तरह दबा दबा कर पाँव रखते हुए वो उसके पीछे जा रुका। ज़ियाज उसका शीशे में देखते वो हैरान होती। सोफे से उठकर पूरी तरह से उसकी जानिब घूम गई। वो उसे पाँव के नाखून से सर के बाल तक सजा देख मुस्कुरा दिया। उफ मेरी दुल्हन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए नीचे, कुछ देर बाद निकाह है हमारा। वो शर्माने और मुस्कुराने के दरमियान बोली, जल्दी से मेरी हो जाओ सलोमी, फिर हम बिना किसी के डर के कहीं भी घूम फिर सकेंगे। उससे पहले कि वो कुछ मजीद कहता, ज़मीम और तलहा अंदर दाखिल हुई। ज़ियाज भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तलहा ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिकाए इस्तफसार किया। वो मैं सलोमी को देखने आया था। निगाहें हनूस उसके दिल का सरापे पे टिकाए हुए था। देख लिया, अब जाए यहाँ से, इतनी भी क्या जल्दी थी? वहाँ सब आपको ढूंढ रहे हैं। तलहा ने खुफकी से कहते हुए सलोमी का रुख दूसरी जानिब फेर दिया। चले मोहतरम, बाहर चले, हम इसे भी ला रहे हैं, निकाह हो जाए पहले। ज़मीम ने उसे बाजू से थाम कर बाहर निकाल दिया। वो हंसते हुए तेजी से वहां से हट गया। ज़मीम आपी, सलोमी ने उसका हाथ थामते हुए पुकारा। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरा आपी कहना अच्छा लगा या नहीं, मगर आप मेरी बड़ी बहन हैं तो इट्स ओके सलोमी, मैं तुम्हारी आपी ही हूँ, 6 साल बड़ी हूँ तुमसे। वो उसकी घबराहट को महसूस करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बोली, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने आपसे ज़ियाज को छीन लिया? बाखुदा आपी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो जा रही थी, मगर तुम्हें सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है सलोमी, तुमने उसे मुझसे नहीं छीना। उसकी बात दरमियान में ही काटते हुए ज़मीम ने मोहब्बत से कहा। तलहा इनमाक से सलोमी को देखते हुए उसकी तरह खड़े होने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा से ही तुम्हारा था। ज़ियाज ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था, और मैं ये सब जानकर भी उससे मोहब्बत करती, ये मेरी बेवकूफ़ी होनी थी। हम अच्छे कज़न और दोस्त ज़रूर हैं, मगर सलोमी, मोहब्बत वो तुमसे ही करता है। उसके रुखसार को छूते हुए उसने मुलायमत से कहा, ज़मीम आपी, मुझे कुछ पूछना है। तलहा ने मुदाखलत की। ज़ियाज भाई तो सलोमी से कदो कामत में बड़े हैं, और उम्र के लिहाज से भी फिर इन दोनों को मोहब्बत कैसे हो गई? उसके सवाल पर वो दोनों हंस दी। तुम इसे समझाओ, मैं ज़रा चप कर लूँ। ज़मीन मुस्कुराकर उसके शाने पर हाथ रखते ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई।
तलहा उसे थाम कर बेड की जानिब बढ़ी और लहंगा पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए खुद भी उसके साथ बैठ गई। पागल लड़की, वो मुझसे सिर्फ 6 साल ही तो बड़े हैं, कोई 70-80 साल के बूढ़े तो है नहीं। इतना फर्क होना चाहिए लड़की और लड़के की उम्र में। इस दवाजी जिंदगी अच्छी गुजरती है, समझी? हाँ, वो तो मैं समझ गई। एक बात तो बताओ। वो मजीद फैल गई थी। ज़ियाज भाई तुमसे 6 साल बड़े हैं तो क्या वो जल्दी बूढ़े नहीं हो जाएंगे? नहीं यार, वो मर्द हैं और मर्द से पहले औरत बूढ़ी होती है। देखना, 1-2 साल बाद तुम्हें हम दोनों हम उम्र लगेंगे। उसने उसे शाना मारते हुए कहा था। सलोमी बेटा, निकाह की मंजूरी है। चाचा ने आकर उसे इजाज़त ली थी तो उसने उनके अकब से आती मामा को देखते हुए अस्बात में सर हिला दिया। निकाह के बाद जब उसे ज़ियाज के पहलू में बिठाया गया तो वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। जब मनचाहा हमसफ़र जो सिर्फ ख्वाबों में मिला हो हकीकत में मिल जाए तो खुशी तो होती है ना। सलोमी ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो फिर देखती ही चली गई। गोल्डन शेरवानी ने उसके सरापे को मजीद नुमाया किया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए सबसे बात कर रहा था। सलोमी ने आंखें मूंदे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका हमसफ़र शक्ल से ही अच्छा नहीं बल्कि इखलाक और वादों का भी पक्का है, जो बड़ों की इज्जत करता है, छोटों से मोहब्बत करता है। सुने, उसने मध्यम आवाज़ में उसे पुकारा। जी सुनाए। ज़ियाज ने गर्दन उसकी जानिब झुकाकर नजरें सामने खड़े तस्वीरें बनाते अमाद की जानिब ही रखी थीं। क्या करे हो यार, वो कोफ से कहता स्टेज पे आ गया। यार ज़ियाज, वहाँ देखो हावर और मरियम को कितने अच्छे पोज दे रहे हैं। तुम दोनों इतने फासले पर बैठे हो कि फ्रेम ही नहीं बन रहा, साथी हो जाओ। अमाद ने इन दोनों को तवज्जो हावर और मरियम की जानिब की। हावर ने कोई सरगोशी की थी कि मरियम शर्मो हया से सुर्ख होती सर झुकाए मुस्कुरा दी। बेगम, नाक मत कटवाएं, ज़ियाज ने उसे देखते महज़का खेज अंदाज में कहा और उसके साथ जुड़कर बैठ गया। अमाद फिर से पलटकर सामने जा खड़ा हुआ। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? उसने सलोमी को घबराते हुए देख हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, आप थोड़ा परे होकर बैठे ना। वो लरजती आवाज में बोली तो ज़ियाज ने उसके पागलपन पर गर्दन घुमाकर उसे देखा। ए लड़की, हौसला रखो, अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुझे। उसने सलोमी के कान में घुसकर गंभीर सरगोशी की थी। ज़ियाज, अब पानी चाहिए मुझे। वो घबराए हुए अंदाज में इस कदर मध्यम आवाज में बोली थी कि ज़ियाज मुश्किल से सुन पाया। सलोमी, ज़ियाज, आप पागल हो गई हैं। लगता है अचानक ही खुशी मिलने पर आपका दिमाग खराब हो गया है। सच्ची, मैं पागल हो गई हूँ क्या? उसने खुफगी से आंखें दिखाई। वो हंसकर इस बात में सर हिला गया। सलोमी ने मुंह फेर लिया। ऐसा कभी मत करना सलोमी, तुम्हारे रुख फेरने से मुझे किस कदर तकलीफ होती है तुम नहीं जानती। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। अमाद हर एक सीन को कैमरे में महफूज कर रहा था। क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं। उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा। तो क्या हुआ, लोगों को और कोई काम जो नहीं है? वो बेनियाज था, सारी दुनिया से बेखबर। रिलैक्स सलोमी, इतना घबरा क्यों रही हो? वो बहुत ही घबराई हुई थी। तभी ज़ियाज भी सीरियस हुआ कि कहीं कुछ हो ना जाए इस पागल सी लड़की को। पता नहीं मुझे आपकी वालदा दिल से कबूल करेंगी भी या नहीं। कहीं मेरी किस्मत भी मामा जैसी नहीं। अल्लाह जी मेरी किस्मत में खुशियां लिख देना, मेरे ज़ियाज को लंबी उम्र अता करना। वो उसके हाथों पे निगाहें जमाए दिल ही दिल में दुआगो थी। ये लाइट को क्या हुआ? अचानक ही जाने वाली लाइट की बदौलत वहाँ भंचाल आ गया था। वो दोनों भी बुरी तरह चौंके थे। अरे भाई, कोई जनरेटर तो देखो, चाचा ने कहा था। ज़ियाज, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? प्लीज़ मेरे साथ रहें। उसे अपने पहलू से निकलता महसूस कर तेजी से उठी और ज़ियाज का बाजू थामते डरी सहमी कोई हिरनी की मानिद उसके शाने से जा लगी। उसने कितनी दुआओं और दुखों के बाद खुशी को पाया था, अपनी मोहब्बत को हासिल किया था कि अब वो एक पल भी उस शख्स से जुदा नहीं होना चाहती थी। ज़ियाज उसका डर समझ सकता था, उसके इश्क की मासूमियत से वाकिफ था। सलोमी का हाथ अपने गर्म हाथ में दबाते हुए वो बोला, डरो नहीं यार, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। पहले भी ख्वामखा वक्त के लिए जुदा हुआ था मगर छोड़ा नहीं था। उसने बहुत सी मुस्कान लिए उसके हाथ पर होंठ रखे थे। उसी वक्त ही लाइट भी आ गई। वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से जुदा हुए थे मगर अमाद ने उनके हाथ चूमने वाले सीन को कैमरे में महफूज यूं किया जैसे वो इसी पोज के इंतजार में खड़ा हो। इस लाइट ने जाकर ज़ियाज को ये दिखा दिया था कि जो उसे हम सफ़र मिली है ना, वो एबनॉर्मल है। वो उसके साथ बैठते हुए शरीर लहजे में बोला, हाँ वाकई ही मैं नॉर्मल नहीं रही हूँ। मोहब्बत जो करती हूँ आपसे, और इस मोहब्बत की आग ने मुझे कितने साल चलाया है। उसने भड़क कर कहा, आई एम सॉरी। कुछ देर वो निदामत से सर झुकाए बैठा रहा और फिर नरमी से बोला, इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। उसने धमकी आमेज लहजे में कहा तो वो हंस दिया। उसकी हंसी में कुछ देर बाद ही सलोमी की हंसी भी शामिल हो गई थी। वैसे तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। हावर के हाथ जो मैंने फ़ोन भेजा था उसका फ़ायदा बहुत हुआ है। व्हाट, आपने भेजा था? उसने चौंकते हुए पहले उसे देखा और फिर दूसरे स्टेज पे बैठे हावर और मरियम की जानिब। जी हाँ, मैं चाहता था कि तुम कभी किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, इसलिए मैं चाहता था तुम इंग्लिश भी बोलना सीख जाओ और वो सब कुछ जो एक शहरी लड़की को आता है। तो क्या तुम्हें मैं देसी रूप में अनपढ़ जाहिल कबूल नहीं थी? सलोमी ने मुझे दिल के साथ इस्तफसार किया। तुम मुझे हर रूप में पसंद हो बाखुदा, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है।
اب جب تم میرے ساتھ باہر جایا کرو گی تو لوگوں کے منہ نہیں دیکھا کرو گی، ان کی بات کا جواب پر اعتماد انداز میں دو گی۔ کوئی تم سے اس زبان میں بات کرے گا تو تمہیں جواب کے لیے میرا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ بس میرا یہی مقصد تھا کہ تم ہمیشہ سب کے سامنے سر اٹھائے جیو، سر جھکا کے نہیں۔ وہ صفائی پیش کر رہا تھا اور وہ شرارتی سی مسکان لیے سر جھکا گئی۔ او اچھا، وہ پھول کو نوچ نوچ کر کسی کی محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا آپ کی محبت کا، اور معلوم ہے آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے تھے، اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ زیاج کی نظر جیسے ہی اس کی لمبی پلکوں اور ستون کھڑی پیاری سی ناک سے پھسل کر اس کے باریک ہونٹوں پر گئی، جن کو لائٹ ریڈ لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ آج اگر لپسٹک نہ لگاتی تو دلہن بنی اچھی نہ لگتی۔ میں تو آپ کی وجہ سے عید والے دن بھی ریڈی نہیں ہو پائی۔ وہ اس کے دیکھنے پر صفائی پیش کر رہی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ آنے والی باقی کی ساری عیدوں پر تم 16 شنگھار کرو گی، اور ہاں، 16 شنگھار کرنے والی لڑکیوں کے دل ویران نہیں ہوتے، اور میں کبھی بھی اپنی وائف کا دل ویران نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا، اور وہ دیوانی پھر سے اس کے لہجے، اس کی ہنسی اور گہری سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر دنیا بھلا چکی تھی۔ اس نے جب سلومی کو کونی ماری تو وہ ہوش میں آئی۔ زیاج نے آنکھیں اور سر کے اشارے سے ہی اسے سیڑھیاں اترتے ایک جوڑے کی جانب متوجہ کیا۔ سلومی نے چونک کر پہلے یاور بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ یاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، محبت بھری مسکراہٹ، جو بھابھی کو آنے والی زندگی کی خوشیوں اور اطمینان گزارنے کا پیغام دے رہی تھی۔ بھابھی نے اپنے بھائیوں کی جا کر منت سماجت کی تھی کہ وہ لوگ یاور بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں، نہیں تو وہ زہر کھا کر مر جائیں گی۔ یاور بھائی کی گاڑی پرسوں جب اللہ داد کی گاڑی سے ٹکرائی تو انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، تو انہیں جب معلوم ہوا کہ انہوں نے جا کر منتیں کی ہیں، پہلے تو غصے میں آئے، پھر جب بھابھی کی محبت کا اندازہ ہوا تو سینٹی ہو گئے، اور پھر اب رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ پرسکون سی مسکرا دی۔ آج وہاں سبھی پرسکون تھے۔ شناز اور ناز بیگم کے درمیان کھڑی سالیہ بیگم نے گردن گھما کر ان دونوں کی جانب دیکھا، اور پھر بے اختیاری یزدانی صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ جو مصباح کو کھانا لگانے کا کہہ کر پلٹ رہے تھے، اسے دیکھتے پا کر رک گئے۔ سالیہ کی شفاف آنکھوں نے مسکراتے ہوئے ان کی فراخ دلی کا شکریہ ادا کیا تھا، اور وہ بھی ایک نظر ان پر ڈال کر مسکرا کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کی محبت خاموشی سے شروع ہو کر ہی خاموشی پر ختم ہو چکی تھی۔ یزدانی صاحب اپنے معاملے میں تو بے بس تھے، کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے سامنے، ان کی عزت و آبرو کے سامنے خود کو اور اپنی خاموش محبت کو ہار چکے تھے، مگر اپنے بیٹے کے معاملے میں وہ خود مختار تھے، اور وہ ایک اور سالیہ اور یزدانی کو جنم نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ فرض سر انجام دیتے ہوئے صرف اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس فیصلے سے زیاج کے دل میں ان کے لیے عزت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بس ایک فیصلہ ہی تو انہوں نے کیا تھا، اپنے بچوں کی خوشی کا، بلکہ نہیں، پورے خاندان کی خوشیوں کا۔